हेलो एवरीवन, माय नेम इज रितेश कुमार। मैं आज से एक सीरीज शुरू करने वाला हूं जो क्लास 10 के बच्चों के लिए है। आप सभी को पता ही है कि टर्म फर्स्ट में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन, जिन्हें 90 मिनट्स में कर रहे हैं, यानी 2 मिनट 15 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है। इसका मतलब है कि आपके पास टाइम काफी कम है। इतने कम टाइम में आप क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। आपको यही पता होना चाहिए कि 40 क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े टफ भी होंगे और बड़े भी होंगे, जिन्हें करने में टाइम लगेगा, जिन्हें आप 2 मिनट में तो नहीं कर सकते। अगर आपकी स्पीड अच्छी भी होगी तब भी आप 5 से 10 मिनट का टाइम ले लेंगे। इसका मतलब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आपको 50 to 60 मिनट में करने ही होंगे ताकि आप सभी क्वेश्चन 90 मिनट के अंदर कर पाए। मेनली कॉम्पिटिशन इसी चीज का है कि आप कम टाइम में सभी क्वेश्चन कर पाए। अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन किए थे, जैसे भी किए थे, वहां पर स्टेप्स फॉलो करने पड़ते थे। बट अब जो एग्जाम्स आते हैं उनमें एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को चूज करना होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है। कई बार ऐसा होगा कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम कौन से ऑप्शन को चूज करें। ऐसे में क्या तरीके होने चाहिए, या हम उन क्वेश्चन को छोड़ दें या उन क्वेश्चन को करें तो कैसे करें, इन सभी के आंसर हम इस क्लास में समझेंगे। इसके लिए मैंने एक बुक सेलेक्ट किया है जिसका नाम है अरिहंत। इसमें आपको सभी तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस और रीजन अदर्शन के क्वेश्चंस। मतलब लगभग आपकी ठीक ठाक तैयारी, अच्छी से तैयारी हो जाएगी। इसमें आपको इतने क्वेश्चंस दिए गए हैं कि आप आसानी से चैप्टर और कॉन्सेप्ट को समझ सको। काफी क्वेश्चन है। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम सारे क्वेश्चन को करें, और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करूं। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। आज हम रियल नंबर को करेंगे। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ। जितने भी इवन नंबर होते हैं वो हमेशा ही 2m के फॉर्म में होते हैं, यानी कि आपका आंसर सी है। ऑप्शन सी, या तो हमने बता दिया कि 2m है, बट 2m ही क्यों? क्योंकि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सभी 2 के मल्टीपल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो 2, 4, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर्स 2 से डिविजिबल है, इसीलिए 2m के फॉर्म में, यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये एक इवन नंबर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है n+1 एंड n+2। ये नंबर ऑप्शन में दिए गए किस नंबर से डिविजिबल है, जो सबसे लार्जेस्ट होना चाहिए? ऑप्शन में आपको 6, 8, 12 एंड 24 दिया हुआ है। हम इसको सॉल्व करके चेक करेंगे कि कौन सा इसमें ऑप्शन हो सकता है। n इवन है, यानी 2 से डिविजिबल होगा, जैसे कि अभी हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, इसीलिए n जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट n+2 4 से डिविजिबल होगा, 2 उसमें और एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो इंटू 4 प्लस, आप देख सकते हो n, n+1, n+2 ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, और कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं वो उनमें से एक 3 से डिविजिबल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1, 2, 3 में 3 डिविजिबल है, 3 के बाद 4, 5, 6 में 6 डिविजिबल है, 6, 7, 8, 9 में 9 डिविजिबल है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं इसको। 4, 5, 6 में 6 डिविजिबल है, 5, 6, 7 में 6 डिविजिबल है, 8, 9 एंड नेक्स्ट 10 में 9 डिविजिबल है। आप कोई भी 3 डिजिट नंबर्स लेंगे, कंसेक्यूटिव होने चाहिए, उनमें से कोई एक हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। अच्छा, कंसेक्यूटिव क्या होता है? अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो तो वो बताते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक नंबर के बाद ठीक दूसरा नंबर। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो होता है 2, इसका अगला नंबर जो इवन होगा कंसेक्यूटिव में वो हो जाएगा 4, यानी कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर 2 के बाद 4 आएगा, ना कि 3। 4 के बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर कौन सा होगा? 6। इसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर कौन सा होगा? 8। इस तरह से अगर ऑड कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात करता तो 3, उसके बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर होता जो ऑड होता वो 5, फिर नेक्स्ट ऑड कंसेक्यूटिव नंबर होता 7 एंड सो ऑन। लेकिन इसने नॉर्मल कुछ नहीं कहा, ना तो इवन कहा है ना ही ऑड कहा है, तो हम लाइन से नंबर्स को लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो n+1 है उसमें या फिर n या n+2, इनमें से कोई एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो हमने मान लिया वो नंबर कोई भी हो सकता है। तो 2, 4 एंड 3 मल्टीप्लाई करते हैं 24, यानी ये 3 नंबर्स जो कि कंसेक्यूटिव हैं ऑलवेज 24 से डिविजिबल होंगे, विच इज लार्जेस्ट। ठीक है, इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो इनको हमेशा ही डिवाइड करे, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 कंसेक्यूटिव, जैसे 2 एंड 3, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 6। 6 2 से डिविजिबल है, यस है। 3 एंड 4 चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, 3 एंड 4 12, 12 2 से डिविजिबल है, यस है। 4 एंड 5 20 2 से डिविजिबल है। मतलब जितने भी 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर जो होंगे वो 2 से डिविजिबल होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में एक नंबर तो इवन होगा ना, और एक जो इवन है उसका प्रोडक्ट भी इवन लेकर आएगा, और इवन हम नंबर जानते हैं कि वो 2 से डिविजिबल होता है, इसीलिए जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वो ट्रू है। ठीक है, ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 4 देखते हैं। द नंबर 4 power n where n is a natural number ends with the digit 0 for any natural number।
यानी 4 की पावर n ये हमेशा, सॉरी 4 की पावर n कभी भी 0 पर एंड होगा क्या, मतलब इसका यूनिट डिजिट 0 होगा क्या, चेक कर लेते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 होल पावर n कर सकते हैं। अब हमें पता है 0 कब आता है, 0 यानी कि 10 स्टार्टिंग 10 जो 0 वाला नंबर है वो 10 से शुरू होता है, तो 10 को अगर तोड़े तो 2 into 5 होगा, है ना। इसको हमने इसके हमने फैक्टर्स लिखे हैं, तो 2 into 5 यानी कि कोई भी 0 वाले नंबर्स को बनाने के लिए 2 और 5 दोनों होने जरूरी है। यहाँ पर देखिए 2 तो है बट 5 नहीं है, इसका मतलब ये कभी भी 4 की पावर n कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 कभी नहीं होगा, इसका मतलब ये फॉल्स है ना, नंबर बी फॉल्स। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है 12 एंड्स विद द सेम क्वेश्चन है, 12 की पावर n ये कभी 0 पर एंड होगा कि नहीं होगा, चेक कर लेते हैं फिर से फैक्टर करके, 2 into 2 into 3 होल पावर n। इसमें 2 तो है, क्या 5 है, नहीं है 5, इसलिए ये भी कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नो वैल्यू। और क्वेश्चन नंबर 6 3 into 5 into 7 plus 7, दोनों में आप देख पा रहे हो 7 नंबर कॉमन है, तो लिख सकते हैं हम 3 into 5 plus 1, 3 5 15 plus 1 16, 7 into 16। अभी हम चाहें तो इसके और भी फैक्टर्स लिख सकते हैं, यहाँ देखो एक दो फैक्टर तो यहीं मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हैं चाहो तो, और चाहो तो मत भी करो। अब आप देखो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है बहुत सारे हैं, 16 को और भी हम तोड़ सकते हैं चाहे तो, इट मीन्स की नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज्यादा है, कभी भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स अगर हमें मिलते हैं इट मीन्स की वो एक कंपोजिट नंबर है। चलो एक बार देख भी लेते हैं कि कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना। कंपोजिट नंबर the number which have more than 2 factors, okay, more than 2 factors prime number what is prime number, only 2 factors, केवल 2 फैक्टर्स होने चाहिए। अच्छा वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, itself and 1। जैसे अगर हम बात करें कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 17 ले लिया मैंने, तो 17 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो यहाँ फैक्टर बनकर के ये बन के आएगा 1 into 17, यानी 1 and 17 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो इसके केवल 2 फैक्टर्स हैं, इसीलिए इसको हम कहेंगे प्राइम नंबर। बट कंपोजिट नंबर की अगर बात करें तो जैसे कि 16 ले लेते हैं यहाँ पे, 16 या 6 ले लेते हैं, है ना, थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं, कम टाइम बचेगा हमारा, तो 2 into 3 into 1 भी तो कर सकते हैं। यहाँ देखो मोर देन 3 फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स, सॉरी मोर देन 2 फैक्टर्स, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। वैसे आप जिससे फैक्टर्स निकालोगे 6 के, तो ये 6 फैक्टर्स कुछ इस तरह से होंगे, 1 2 3 6, देखो यहाँ पे 4 फैक्टर्स है टोटल 6 के, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर मींस कंपोजिट प्राइम नंबर, फुल फॉर्म है इसका। ऐसे कंपोजिट नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता वो को प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे कि नो, पहले तो लिख देते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, नो कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखें तो 16 9 में देखें तो 16 का फैक्टर अगर हम करते हैं तो ये आता है 2, या ऐसे लिख लेता हूं मैं 1 2 4 8 16, एंड 9 को मैं लिख सकता हूं 1 3 9, है ना। अब 1 को छोड़ करके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए ये दोनों नंबर्स जो हैं ये को प्राइम नंबर्स हैं, ओके। अब इनमें देखते हैं, यहाँ पर देखो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये जो नंबर गिवन है ये कंपोजिट नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सेम एग्जैक्टली वही चीज है, फिर से आप कॉमन ले सकते हैं 5, क्या करवाना है वही कंपोजिट नंबर मिलेगा अगेन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, और 6 के लिए ऑप्शन नंबर बी, इसमें बी ही था, ये इसका भी आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, 8, क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। अभी हमने देखा कि प्राइम नंबर का टोटल फैक्टर कितने होते हैं, 2, इसका मतलब आंसर इसका 2 है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, 1001 के को फैक्टराइज किया इसने, 1001 को फैक्टराइज किया, यहाँ पर लिखा है x, यहाँ लिखा है 143, इसको फिर तोड़ा है और लिखा हुआ है यहाँ पे 11 and y। आपको पता है ये मैजिकल नंबर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैजिकल नंबर है। मैं क्यों कह रहा हूँ इसको मैजिकल नंबर, चलिए इसको देख लेते हैं। 1001 को आप फैक्टराइज करोगे ना तो इसका फैक्टर होगा 7 into 11 into 13। आप ध्यान से देखो 7 11 and 13 ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। देखो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है, 7 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है, 13, यानी ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, और इनका जो प्रोडक्ट है वो 1001 है। और इसकी एक और खासियत है, क्या खासियत है कि 1001 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी 3 डिजिट नंबर से, जैसे 243 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 243 into 243 होगी, यानी अपने आप को ये नंबर रिपीट करते हैं। जैसे एक बार और नंबर ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1001 341, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 341 341, इस तरीके से ये नंबर बन के आएंगे, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखो 11 है, यानी 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 आ जाए, ऑफ कोर्स 13 से 3 1 जा 3 आएगा, है ना। 11 मिल गया, 13 मिल गया, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 7, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, वो कह रहा है x और y की वैल्यूज क्या होंगी, तो x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 13, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 96 and 404
का एचसीएफ क्या है, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। देखो कभी भी एचसीएफ फाइंड नहीं करने बैठना है आपको, मतलब एचसीएफ फाइंड नहीं करना है, आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जो एचसीएफ होते हैं, जिन नंबर्स का निकाला जाता है वो उन नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, यानी 96 एंड 404 को एचसीएफ कंप्लीट डिवाइड करेगा, जो भी इनका एचसीएफ होगा। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4 एंड डी 5। 5 तो डिवाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यूनिट डिजिट 0 एंड 5 होना चाहिए। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 4, 0 तो है ही नहीं, 5 है, यानी ये डिवाइड नहीं करता। अब 3 से चेक कर लेते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी रूल है कि जितने भी डिजिट्स हैं नंबर में सबको ऐड करो, ऐड करने के बाद जो नंबर आया वो अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ 4 + 0 + 4, इन तीनों नंबर को ऐड करो, 4 + 0 + 4 8, 8 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, इसलिए ये भी डिवाइड नहीं होगा। अच्छा आप ये भी पूछ सकते हैं मुझसे कि मैं 404 ही चेक क्यों कर रहा हूँ, मैं 96 क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 से डिविजिबल, अगर 3 से मैंने ये चेक किया, ये डिवाइड हो रहा है, तो मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा, दोनों नंबर्स डिवाइड होने चाहिए एचसीएफ से, क्योंकि एचसीएफ दोनों को डिवाइड करता है। अब यहाँ चेक करते हैं, 2 से डिवाइड होता है क्या, दोनों इवन नंबर हैं, 2 से डिवाइड होगा। 4 से होता है क्या, 4 की डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट के 2 नंबर चेक करने होते हैं, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होते हैं कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। 04 4 से डिविजिबल है, ये हो सकता है, 96 4 से डिविजिबल है, ये भी हो सकता है। और अब देखो तो ये दोनों नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, बट इनमें से कोई एक ही आंसर में चूज करना है। हमें पता है एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फर्स्ट वाले वर्ड पे ध्यान दीजिए, हाईएस्ट, हमें इन दोनों में हाईएस्ट नंबर लेना है, कौन सा हो जाएगा, 4, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 273 00 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो यहाँ पर 00 है, 00 का मतलब है कि यहाँ पर 2 पावर 2 एंड 5 पावर 2 आएगा। ये कैसे हुआ देखते हैं। देखो अगर मैं 10 लेता हूँ तो 2 × 5 करना पड़ता है मुझे, क्योंकि 2 फैक्टर्स मिलेंगे हमें 2 and 5 के फॉर्म में। अगर मैं इसमें 100 कर दूं तो 2 × 5 × 2 × 5 दो बार मिलाना पड़ेगा मुझे, 10 × 10 100। देखो यहाँ पे पावर अगर 2 की ऐड करें तो 2 की पावर 2 × 5 पावर 2। आप देख पा रहे हो क्लियर यहाँ पर कि 5 की और 2 की पावर यहाँ पे 2 है, जितने जीरो है उतनी पावर है। तो यहाँ पर हम ये भी यहाँ पर भी कोई चीज कर सकते हैं, यहाँ पे जितने जीरो है उतनी पावर ले लीजिए, 5 और 2 के इक्वल टू। अब बचा 273, इसको अलग से फैक्टराइज कर देंगे, 273 को अलग से फैक्टराइज करना है हमको। पहले 3 से करें, 3 9 27, 3 1 जा 3। अब ये 7 से हो जाएगा 13 टाइम्स, तो हमें कितने फैक्टर्स मिल गए, 7 3 7 एंड 13। तो 3 × 7 × 13, टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर्स हैं। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन है आपका 5, ऑप्शन नंबर ए, है ना। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन, द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ एचसीएफ, हमें 12 क्वेश्चन नंबर करना है। उसमें आपको दे रखा है एचसीएफ फाइंड करो। देखो मैं लिख के दिखा देता हूं फिलहाल एक बार, ये है 2 to the power 2, 3 power 2, 5 power 3 एंड 7, 2 power 3, 3 cube, 5 square, 7 square, 3 × 5 × 7 × 11। यहां पर हमें एचसीएफ फाइंड करना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में पावर लोएस्ट लेनी होती है। फिर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ में पावर लोएस्ट लेनी पड़ती है। इन तीनों में कॉमन नंबर के हम लोएस्ट पावर्स को लेंगे। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इस वाले नंबर में 2 नहीं है तो 2 नहीं ले सकते। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 तो लेंगे, लेकिन लोएस्ट पावर को लेंगे। इन दोनों में पावर, तीनों में पावर जो सबसे छोटी है कौन सी है, 1। कुछ नहीं तो 1 मानोगे आप, तो ये 1 हो गया। 5 कॉमन है तीनों में, 5 में कॉमन पावर कितनी, सॉरी मिनिमम पावर कितनी है, 1। और 7 क्या कॉमन है, तो 7 पावर 1। 11 कॉमन है, नहीं इसमें नहीं है 11, इसमें तो है बट नहीं ले सकते क्योंकि तीनों में होने चाहिए, तो नहीं हो सकता। अब 3 × 5 × 7, 7 5 35 × 3 105, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, सेम क्वेश्चन है फिर से भैया, आपको एचसीएफ फाइंड करना है। इसको अर्ली करते हैं। एचसीएफ हमें लेना होता है हाईएस्ट पावर को जो कॉमन है। आप देखो x दोनों में है, x हाईएस्ट सॉरी लोएस्ट पावर को, इसमें x दोनों में है, इसमें भी a में भी और b में भी है। तो x की लोएस्ट पावर क्या है, 1, y की लोएस्ट पावर क्या है, 2, यानी x की पावर 1 × y की पावर 2, x1 y2, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन है आपका बी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 14 यहां पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। राइट द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखो एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। देखिए इसमें कुछ चीजें हैं, वो भी हम स्टडी कर लें जरा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, 1 नहीं है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, अभी वो भी लिख देता हूं मैं। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होता है और प्राइम नंबर 2 से। लेकिन 2 जो है देखो इवन में एक ही प्राइम नंबर है हमारे पास, इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, कौन सा, 2, इसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता। तो अगर ये पूछता है कि इवन प्राइम नंबर बताओ, इवन
प्राइम नंबर, तो वो भी 2 ही होगा, ध्यान रहे। अच्छा 1 जो है वो नीदर प्राइम होता है नॉर कंपोजिट, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट 1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, ऐसे भी डिफाइन करना है आपको इसका 4 एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, 4 एंड 2 का एचसीएफ निकालना है, सीधी सी बात है 2 होगा इसका, है ना, वो तो बहुत इजी सा है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 15, 2 numbers are in the ratio of 15:11, the HCF of their HCF is 13, then the numbers will be। देखो इसको समझने के लिए मैं एक अलग से क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, जरा वो देख लीजिए। मैं 36 एंड 24 ले रहा हूं जिसका HCF क्या हो जाएगा 12, कितना फर्स्ट का मैंने, ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है, कैसे हो सकता है, देखिए दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालिए विच इज 12, ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है यही इसका HCF हो सकता है या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। अभी हम देख पा रहे हैं 12 से दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, इसीलिए ये इसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। कैसे बता रहा हूं मैं, इन दोनों का जो नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस अगर इन दोनों को डिवाइड करता है तो इनका एचसीएफ हो जाएगा। अगर डिफरेंस नहीं कर पा रहा तो इसके फैक्टर करो, उनके फैक्टर से चेक करो डिवाइड करके, जो डिवाइड कर देगा दोनों नंबर को वो इसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ 12 हो गया। एचसीएफ इनको अभी मैं 36 एंड 24 का रेशियो फाइंड करना है मुझे। मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूं, देखो 12 3 36, 12 2 24, 3:2। देखो यहाँ पे 12 कंप्लीट डिवाइड कर रहा हूं, इस रेशियो में लेके आ रहा है। अगर ये क्या है, ये रेशियो ऑफ नंबर्स है, n1 रेशियो n2, ठीक है। आप देख सकते हैं इन दोनों का रेशियो क्या है 3:2। मुझे दोबारा से नंबर लेना है, मुझे नंबर वो दोबारा चाहिए। अभी मैंने 12 से डिवाइड किया था ना, 12 से रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोबारा वैल्यू मिल जाएगी। तो वही करना है मुझे, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 3 को 2 से करिए, सॉरी 12 से, फिर वापस 36 मिल जाएगा, और 2 को 12 से करिए, वापस हमें 24 मिल जाएगा, ठीक है। तो वही करने जा रहा हूं मैं। यहाँ रेशियो दिया हुआ है आपको 15:11, 15 को भी 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एचसीएफ 13 दे रखा है, और 11 को भी 13 से कर दीजिए। इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका 150 45 195, और रेशियो 11 30 130 33 143, 195 रेशियो 143, 195 रेशियो 143, ऑप्शन नंबर 8, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117, देयर एलसीएम शुड बी। दो को प्राइम नंबर्स, अभी मैं क्यों हंस रहा हूं, इसलिए आंसर इसमें दिया हुआ है, कुछ करना है नहीं, तो दिखाता हूं मैं आपको। दो को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स मैंने आपको बता रखा है क्या होते हैं, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। हाँ, को प्राइम नंबर का क्या मतलब है, को प्राइम नंबर मीन्स नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है, देखो कभी भी को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है ना, वो उनका प्रोडक्ट ही होता है, को प्राइम नंबर प्रोडक्ट होता है। यानी जैसे मान लीजिए मैं 16 और 9 लूं, पहले मैंने 9 और 16 ही लिया था, तो अगर मुझे इनका एलसीएम फाइंड करना हो ना, तो क्या करूंगा मैं, बस 16 और 9 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये इसका आंसर होगा। अभी क्वेश्चन में ही कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117, तो आंसर खुद ही बोल रहा है, मैं क्या बोलूं अभी उसके, तो उसमें आंसर आ गया वो 170, डी आपका इसका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक के जितने भी नंबर्स हैं सबका एलसीएम फाइंड करो, वो ये कह रहा है। ओह, वो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा भाई, कैसे करेंगे इतना बड़ा नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक साथ में बोल तक नहीं पा रहा हूँ मैं, इतना बड़ा नंबर अभी कैसे बन, अरे कर सकते हैं भैया, कुछ नहीं है। एलसीएम की क्या खाते, देखो पहले तो हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। एक आपको करना नहीं है ऐसे, बट थोड़ा सा एक बार व्यू तो ले लो कि कैसे किया जाता है। 1 हटा दो, सब में होता है, 2 हटा दो 8 में है, 3 हटा दो 6 के अंदर है, 4 हटा दो 8 के अंदर है, 5 हटा दो 10 में है, 6 में से 2 और 3 होता है ना 6 में, तो 2 हटा दो 8 के अंदर होता है, 3 हटा दो 9 के अंदर होता है। अब बस 7 × 8 × 9 × 10 हटा दो, 10 में क्या होता है 5 × 2, 10 में से ये 2 हटा दो क्योंकि 8 के अंदर होता है, क्या आ गया 5, इसका प्रोडक्ट ही इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका प्रोडक्ट ही इसका आंसर होगा। मल्टीप्लाई करें 8 4 5 40 × 9 7 63, 63 को मैं 4 से करना है मल्टीप्लाई, क्या बात है, नंबर बड़ा आ गया, अरे कुछ नहीं है, देखो 6 4 24 240, मतलब 24, देखो 6 4 24 100, 40 को 3 से करोगे, 4 3 12 120, 24 100 + 120 25 to 20, मतलब 25 120, ये इसका एलसीएम है। कितना जल्दी निकल गया, कुछ नहीं है यार, इसमें जो कॉमन जो नंबर इनके अंदर है उनको हटा दीजिए, जैसे 2 6 के अंदर है, 8 के अंदर है, 10 के अंदर है, तो जो कॉमन है तो हटा दो ना, उसको एक ही बार लेना होता है कॉमन नंबर को, तो हमने वो 8 के अंदर ले लिया, इसके अंदर लेने की जरूरत ही नहीं। 3 6 में भी है, 9 में भी है, हटा दीजिए। 4 देखो 8 के अंदर है, हटा दीजिए। 5 10 के अंदर है, हटा दीजिए। 6 में 2 और 3 होते हैं ना, तो 2 को भी हटा दीजिए और 3 को भी हटा दीजिए, क्योंकि 2 10 और 8 के अंदर है और 3 9 के अंदर है, ये हटा दीजिए। अब 10 में देखो 5 और 2 होता है, 2 को भी हटा दिया मैंने, क्या बचा 5 को मैं लिख दिया, ठीक है, बाकी जितने नंबर सब लिखिए, क्योंकि देखो 7 8 के अंदर नहीं होता, 9 में नहीं होता, 7 में नहीं होता, 5 8 9 7 किसी में नहीं होता, 8 9 में 5 में 7 में किसी में नहीं होता, सभी अपने आप में अलग अलग है। और ध्यान दो, ये सभी के सभी को प्राइम नंबर का कुछ भी कॉमन नहीं है इनके अंदर, है ना, जैसे मैंने बताया आपको, को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वही आंसर होता है, इनका प्रोडक्ट कर दिया आंसर आ गया, ये है कॉन्सेप्ट की पावर।
अब देखो इसे दूसरी तरह से कैसे करना है, आप कैसे करोगे इसे? क्या आप इसको इतना लंबा करते रहोगे? नहीं, आपको एलसीएम निकालने की तो जरूरत ही नहीं है साहब। आपको एलसीएम निकालने की, तो यार ये फोन में देखने का मतलब बड़ा दिक्कत होता है। आपको एलसीएम निकालने की तो जरूरत ही नहीं है। क्यों? देखो बता दो, ऑप्शन के अंदर हम देखें तो ऑप्शन है आपका ए 10, बी 100, सी 504 एंड डी 2520। ठीक है, ये डी। देखो एलसीएम जो होता है वो इन जिन नंबर्स का एलसीएम निकाला गया है वो नंबर एलसीएम को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, जिन नंबर से एलसीएम निकाला गया है वो नंबर एलसीएम को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। तो ये नंबर जो है वो अपने एलसीएम को डिवाइड करेंगे, सीधी सी बात है। चलो चेक करते हैं। पहले मैं चेक कर रहा हूं 10 से चेक कर लेते हैं पहले। तो 10 से दोनों हो रहे हैं, क्या ये 9 से हो रहा है? क्या नहीं हो रहा? 100 भी 9 से डिवाइड नहीं होता। 5 एंड 104 ये होता है। क्या ये 8 से डिवाइड होता है? चेक करो। यस 8 से भी होता है। क्या ये 7 से होता है? यस 7 से भी होता है। तो बचा कैसे? ये किससे डिवाइड नहीं हो रहा? ये 10 से डिवाइड नहीं हो रहा। हाँ, ये 10 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। पहले मुझे 10 से चेक करना चाहिए था, मिस्टेक हो गई। ओके, अब ये नंबर चेक करते हैं। चेक क्यों करोगे? जब 3 ऑप्शन चेक हट चुके हैं तो हमारा तीसरा ऑप्शन यही तो है, हमारा चौथा ऑप्शन ये आंसर है हमारा। मैंने क्या बताया आपको स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको इंट्रो दिया था अपने बारे में? मैंने बताया था आपको कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से या तो एक ऑप्शन को चूज करिए या फिर 3 ऑप्शन को हटा दीजिए। हमने यहाँ पर 3 ऑप्शन को हटाने का काम किया है, एक ऑप्शन अपने आप हमारा आंसर मिल गया। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 18 है। जो एचसीएफ है हमारा वो दे रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है वो कि 65m माइनस 117 है। किसका एचसीएफ? एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, इसका एचसीएफ। तो ये इक्वल होगा ना इसके एचसीएफ से, निकाल दो इसका एचसीएफ। देखो क्या होता है, वैसे तो खैर माइनस की जरूरत ही नहीं है, आप ध्यान दीजिए। इस 65 को अगर हम फैक्टर करें तो 13 एंड 5 होगा। हाँ, अगर इसको फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 13 एंड 9। दिख रहा है, कॉमन फैक्टर ही तो होता है ना एचसीएफ, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 13, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। देखो एक दूसरे इक्वेशन बन गया। हाँ, 60 इसको 107 उधर लेकर आओ, 13 में ऐड करो, 65 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है, देख पा रहे होगे आप। मैं सॉल्व करूँ सीधा सीधा। हाँ, 65m इक्वल टू 13 प्लस 117 ऐड करोगे 130 इक्वल टू 65m। 65 से ये 2 टाइम्स जा रहा है, m की वैल्यू क्या हो गई? 2। इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, 12 एंड 42। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज दे रखा है आपको 10m प्लस 4। ये बस एलसीएम निकालना है हमें इसका और इसके इक्वल में रख देना है। अब इसका एलसीएम निकालना है 12 एंड 42 का। 12 को देखो 2 पावर 2 into 3 और 42 से हम 2 पावर 1 into 3 पावर 1 into 7 ईयर। आपको तो पता ही, देखो ये फैक्टर करना मैं नहीं सिखा रहा हूँ, 10th के बच्चे को फैक्टर करना आपको अच्छे से आता होगा। कैसे करते हैं फैक्टर? बस ऐसे लिया और 42 को डिवाइड करते चले गए। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको फैक्टराइज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कॉमन हमें सॉरी एलसीएम लेना है, तो एलसीएम का मतलब फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो पावर में हाईएस्ट लेना है। देखो एचसीएफ में क्या होता है? उल्टा होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लोएस्ट पावर लेना होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट पावर लेना होता है। तो अब हम हाईएस्ट पावर को लेंगे, तो 2 की पावर यहाँ पे हाईएस्ट कितनी है? 2। 3 की पावर हाईएस्ट, तो 88 का क्या लेना है? इंटू 7। अच्छा, इसमें एलसीएम में कॉमन भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं है वो भी लेते हैं, ठीक है। बढ़िया करते हैं, 3 7 21 into 4 84, यानी इक्वल में लिख सकते हैं ना 84। ये मैं हटा दे रहा हूँ अभी, इसकी जरूरत नहीं है। लिख ले, ये 84 लिख दिया, 4 को उधर ले जाओ और सॉल्व कर लो। 10m इक्वल टू 80, 4 में माइनस करोगे तो m इक्वल टू 8। ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20। There are 24 peaches, 36 apricots and 60 bananas and they have to arrange in the several rows in a such way that every row contains the same number of fruits of only one type. What is the minimum number of rows required for this to happen? वो क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो 24 पीचेस हैं, 34 एप्रिकॉट्स हैं एंड 60 बनाना है। उन सभी को ऐसे अरेंज करना है, ऐसे रोज में अरेंज करना है कि वो इक्वल नंबर फ्रूट के होने चाहिए। नंबर ऑफ फ्रूट्स जो है वो रोज के अंदर वो सेम होने चाहिए। ऐसे में आप इसका क्या करोगे? एचसीएफ फाइंड करोगे, सीधी सी बात है। तो शुरू करते हैं, एचसीएफ ऑफ 24, 36 एंड 60। आपको इसका एचसीएफ फाइंड करना है। कैसे करेंगे? मत करो फाइंड, ना 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 फाइंड नहीं करना, मेरे पहले बताया था। एचसीएफ जब भी पूछेगा फाइंड नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑप्शन से चेक करना है कौन सा नंबर इन तीनों को डिवाइड करता है। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए पहले लिख लेता हूं मैं, 12, बी 9, सी 10 एंड डी 14। 14 तो बिल्कुल ही नहीं है, 60 को डिवाइड नहीं करता, हटा दो। 9 60 डिवाइड नहीं होता, 10 60 होता है, 24 नहीं होता, आंसर आपका 12। कितना इजी है यार, कुछ नहीं रखा इन क्वेश्चनों में। आगे बढ़ते हैं, डरिए मत, डर को बाहर निकालिए। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करना होगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ओके, 21 क्वेश्चन नंबर 1, 4 bands tall and interval 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds, 30 seconds. If they tall together at 10 a.m., at what time will they tall together for first time after 10 a.m.? क्वेश्चन नंबर 21 है, देखते हैं। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड एंड 30 सेकंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन मिलते हैं, 4 बेल्स है
जो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के बाद वो बचते हैं। जैसे पहला बेल 10 सेकंड के बाद, फिर 10 सेकंड के बाद, फिर 10 सेकंड ऐसे बचता रहता है। फिर दूसरा बेल 15 सेकंड के बाद, फिर 15 सेकंड के बाद, फिर 15 सेकंड के बाद ऐसे बचता है। थर्ड बेल 20 सेकंड के बाद, फिर 20 सेकंड के बाद, फिर 20 सेकंड के बाद, और जो फोर्थ बेल है वो 30 सेकंड के बाद बचता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये चारों बेल एक साथ 10 बजे बजना शुरू होते हैं, तो अगली बारी दोबारा से कब बजेंगे, कितने बजे दोबारा साथ में बजेंगे? इसके लिए हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। देखो एलसीएम ही क्यों फाइंड कर रहे हैं, एक्चुअली ये बताना चाहिए मुझे, बट यहाँ मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, मैं चैप्टर नहीं करवा रहा, पूरा मतलब कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा। अगर मैं ये करता हूँ तो फिर मुझे एमसीक्यूज पे ध्यान कम देना होगा और टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा। मैं चाहता हूँ कि फास्ट हम एमसीक्यूज करते हैं, और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपको 8th क्लास, 7th क्लास, 9th क्लास लाइन से आप सीखते आ रहे हो, तो ये सब चीजें बताना मुझे नहीं लगता कि 10th क्लास में बताना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर आप मुझे हमें बताइए कि इन क्वेश्चन में हम एलसीएम क्यों फाइंड कर रहे हैं, आपको ये जानना है, तो आप एक बार मुझे जरूर मैसेज करिए, मतलब जो नीचे कमेंट में आता है आप जरूर कमेंट करिए, तो जरूर मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, है ना। अब एलसीएम फाइंड करना है, देखो तो बहुत इजी है, कैसे करते हैं भाई। फिर 10, वैसे तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये भी तरीका आपको पता ही होगा, 10, 15, 20, 30 इस टाइप से आसानी हो जाएगा। यहाँ हम ऑप्शन से नहीं कर रहे हैं क्योंकि नीचे क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको टाइम दिया हुआ है, आप टाइम तो डायरेक्टली नहीं कर सकते ना डायरेक्ट से, तो चेक करते हैं 2 से 5, 15, 10 एंड 15, अगेन 2 से 5, 15, 5 एंड 15, 5 से करते हैं, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 3 15, अगेन 3 से करेंगे तो ये सब एक बन हो जाएगा, यानी 2 2 4 5 2 4 5 20, 3 60, ये हमारा इसका एलसीएम है। यानी 60 सेकंड के बाद ये रिपीट बजेंगे, दोबारा से बजेंगे सभी साथ में। तो अभी 10 बजे हमने काम ये शुरू किया ना, 10 AM ये सभी अलग देखकर बजने शुरू हो गए। अब इन्हें 1 मिनट के बाद, यानी 60 सेकंड के बाद, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट होता है, 1 मिनट में और ऐड कर दीजिए, सॉरी 1 मिनट और ऐड कीजिए, 10 बजकर 1 मिनट पर ये बजेंगे। कितना हो गया? 10 1 AM। ओके, ये एलसीएम तो मैंने निकाला, क्या हम इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं? नहीं, और भी तरीके हैं एलसीएम निकालने के। मैंने याद करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में 1 से 10 में कैसे निकाला था, हम उस तरीके से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। बट फिलहाल अभी 10 पेपर सर पे है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ओके, नेक्स्ट है 22। P is the LCM of this, Q is the LCM of this, then and L is LCM of PQ, then which of the following is true? ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। P कह रहा है कि एलसीएम है 2 4 6 8 10 का, Q 1 3 5 7 9 का एलसीएम है, और L जो है वो P और Q का एलसीएम है। ऐसे तो P में और L में क्या रिलेशन है? तो यहाँ देखिए, पहले तो हम P निकालते हैं जिसका दो एलसीएम है 2, 4, 6, 8, 10, और Q का एलसीएम फाइंड करें तो Q का एलसीएम आएगा 1 3, एक मिनट पहले लिख लेता हूं मैं, 5 7 एंड 9, इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो इनका अलग, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करने के बाद जो एलसीएम आएगा, मतलब एलसीएम ऑफ ये P और Q, उनका भी एलसीएम फाइंड करना है, P और Q का भी एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो हम P को अलग और Q को अलग क्यों निकालें? मैं निकाल के दिखाता हूं, पहले P को अलग अलग निकालने के बाद फिर इकट्ठे निकाल के दिखाता हूं। 2 4 6 8 एंड 10, 2 4 के अंदर है, हटा दीजिए, 4 8 के अंदर है, हटा दीजिए, 6 में देखो 2 और 3 होता है तो 2 हटा दीजिए, 8 के अंदर है पहले से, 3 8 और 10 में देखो 5 और 2 होता है तो 5 हम सकते हैं, 2 हटा दीजिए, है ना, बचा 5, 8 5 जा 40 into 3 120। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, देखो 3 9 के अंदर हटा दीजिए, बाकी कोई भी इसमें नंबर नहीं है, कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 9 7 53 into 5 कैसे मल्टीप्लाई करें? कुछ नहीं है, 63 को 5 से करना है, 6 5 30, 300 into प्लस 15 315, ये हमारा। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है P और Q का, यानी 120 और 315 का एलसीएम फाइंड करना है। तो इसको भी निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ 120, 315, या आप चाहो तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, इस तरीके से करें। वैसे क्या फाइंड करूं मैं एक्चुअली दिखाऊंगा आपको, ये फाइंड आप करोगे ना तो आपका आएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब है, तो ये आपका एलसीएम एक्चुअली 25 20 आएगा। क्यों आएगा ये, क्या कारण है? मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है आपको, अभी मैं दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। आप इसका एलसीएम फाइंड करना 120 315 का इतना ही आएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ। हमने किया क्या, P पहले एलसीएम फाइंड किया, फिर Q का एलसीएम फाइंड किया। ये दोनों का एलसीएम में देखो, इनमें नंबर कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ, इन सब अगर आप P और Q का एलसीएम फाइंड करते हो तो उनका अलग से एलसीएम फाइंड करते हो तो आंसर वही आएगा जो इन पूरे नंबर का एक साथ एलसीएम फाइंड करने पे आए। फिर से रिपीट करो, अगर आप P एलसीएम फाइंड करते हो इन नंबर का, Q एलसीएम फाइंड करते हो इनका, और फिर उन दोनों P और Q का एलसीएम फिर फाइंड करते हो तो वो वही आएगा जो इन सभी नंबर्स का एलसीएम होगा। तो हम क्यों ना इन सभी नंबरों का एलसीएम निकालते हैं एक ही बार में, अलग अलग क्यों निकालने बैठेंगे? तो चलिए निकालते हैं। 1 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ अगेन, अगर किसी कोई बच्चा नहीं समझ पाया होगा तो दोबारा समझ लेगा। 7 8 9 10, देखो 1 तो सबने हटा दीजिए, 2 देखो 8 के अंदर है, हटा दो, 3 9 के अंदर है, हटा दो, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, 4 8 के अंदर है, हटा दीजिए, 5 10 के अंदर है, हटा दीजिए, 6 को हम लिखे तो 2 into 3 लिख सकते हैं, देखो 2 8 के अंदर हटा दो, 3 9 के अंदर ये भी हटा दो, क्योंकि हमने देखो पहले भी तो 2 और 3 हटाया, वैसे हटा रहे हैं।
8 देखो 10 में अगर देखें तो 2 और 5 है, तो 2 हटा दीजिए क्योंकि 8 के अंदर है, बचा 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिखते हैं 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 5, सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 8 5 से 40, 9 7 63, 40 को 63 मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया था आप लोग पहले भी, ये आ गया 25 25। चलो एक बार फिर से बताते हैं, 63 को आपको 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो 63 को 40 से मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ पे करना ही है आपको 4 से 60 को 40 से 60 को 6 4 जा 24 यानी 2 जो लगाए 2400, और 3 को 4 से 3 4 जा 12 यानी 120, 2400 प्लस 120, 24 मैं लिख के दिखा देता हूँ, 2400 प्लस 120 कितना हो जाएगा 2520, ये इसका आंसर। ये थोड़े से क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, टाइम लगता है इन्हें सॉल्व करने में, तो इससे घबराना नहीं है आपको। मैंने आपको ये भी बताया था कि 40 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे देगा वो कि आपको टाइम लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और जिससे कि आप बाकी के क्वेश्चन से फोकस ना कर पाओ और आपके नंबर थोड़े कट जाए, हाँ मतलब रह जाए, ना कर पाओ आपको। इससे बचने के लिए मैं एक छोटे तरीके बता रहा हूँ, ये मैंने आपको एलसीएम निकालना बताया इसलिए बता रहा हूँ आपको। यहाँ देखो ऑलरेडी बहुत से बताया आपको अभी, ये रहा ऑप्शन से हमने करने सीखा, ये सब चीजें मैं इसलिए सिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप ये इन क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में कर पाए, कम से कम टाइम में। जितना कम टाइम होगा आप लगाएंगे आप ना इन क्वेश्चंस में, उतना ज्यादा आप बड़े क्वेश्चंस में जिनमें थोड़ा कैलकुलेशन की जरूरत है, जिनमें कॉन्सेप्ट की जरूरत है, आपको टाइम लगेगा पढ़कर समझने में, उनको आपको टाइम दे पाएंगे जो टाइम आप सेव करेंगे इन क्वेश्चंस में। इसीलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है सर, इसको स्लो कीजिए या थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए कि जैसे ये मैंने समझाया तो चलिए ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको समझना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, थोड़ा मैं भी तो समझ पाऊंगा ना, इसलिए। इसके आगे क्वेश्चन अभी थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। थैंक यू। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 120 एंड 144 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 2। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको 120 और 144 का। पहले बेसिक से देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23 है ये, 120 एंड 144 का आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। हाँ देखो पहली चीज तो ये कि हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं, बट ये तो खैर आपके लिए बेसिक है, आपको आता ही होगा, वैसे बहुत इजी है इसका। आपने यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ करके 144 एंड 120 का एलसीएम और एलसीएम फाइंड कर देना है। एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं ये देखिए, 120 और 144 का डिफरेंस निकालिए, व्हाट इज 24। 24 का फैक्टर या 24 खुद इसका एचसीएफ हो सकता है। आप देखो 24 से क्या 120 डिवाइड होता है, यस 5 टाइम्स डिवाइड होता है, और अगर ये होता है तो इसको आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज कि इसमें 24 ऐड करके 144 आ रहा है, तो खुद में 24 खुद को ऐड डिवाइड करता है और 124 भी डिवाइड हो रहा है। इट मींस कि 144 भी डिवाइड होगा लेकिन 6 टाइम्स। देखिए 120 5 टाइम्स डिवाइड होता है और 24 अपने आप को 1 टाइम डिवाइड करता है, यानी कि 124 देखो यहाँ पे समझाता हूँ, 120 प्लस 24, 144 को मैं लिख सकता हूँ ना इस तरह से, 125 टाइम्स और 24 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, टोटल 6 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो 144 डिवाइड होगा। आपको इन दोनों में किसी एक को ही चेक करना होता है कि डिवाइड हो रहा है नहीं, अगर एक हो रहा है तो दूसरा हो रहा होगा। अब आई में 24 इसमें डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो हम 24 के फैक्टर्स करते हैं, जो फैक्टर जो लार्जेस्ट फैक्टर को डिवाइड करता है दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा एचसीएफ तो हो गया 24, एलसीएम क्या होगा ऑप्शन के हिसाब से कर लेते हैं, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है आपको। एलसीएम एचसीएफ 24 जो है वो बी और सी में है, बी में देखिए क्या है 720 24 और सी में 640 एंड 24। अब आप देखिए एलसीएम तो इन दोनों नंबर से डिवाइड होंगे, बिकॉज एलसीएम जिन नंबर्स का होता है वो नंबर्स एलसीएम को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, यानी 120 और 144 से एलसीएम डिवाइड होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से 720 और 640 इनका एलसीएम है। क्या 640 120 डिवाइड होगा, चेक कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 12 से डिवाइड करें 64 को, नहीं होता, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर चेक करने की जरूरत है, ये हमारा आंसर होगा 100%। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, HCF of two numbers is 2 and their product is 120। HCF जो है वो 2 है, ओके वो 2 दे रखा है आपको, और उसका प्रोडक्ट यानी N1 और N2 की वैल्यू आपको दे रखी है 120। आपको फॉर्मूला तो पता ही है, HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है नंबर 1 इंटू नंबर 2, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा क्यों होता है, ये भी तो एक क्वेश्चन होना चाहिए कि ऐसा इन 2 नंबर्स में ही क्यों होता है, 3 या 4 नंबर्स में ऐसा क्यों नहीं होता। फिलहाल मैं ये बताने की कोशिश करता हूं आपको कि 2 नंबर्स में क्यों नहीं होता, 3 और 4 नंबर्स के बारे में बाद में देखेंगे। हमारा एमसीक्यूज करना सबसे ज्यादा फोकस वाला टॉपिक है, तो वही देखना है हमको। सपोज करिए कि N1 जो है वो AB है, AH सॉरी, और जो N2 है वो है BH, ओके, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स कॉमन फैक्टर, ये H कॉमन फैक्टर है, एंड LCM क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर AB। आप देखो ये H क्या था, HCF था ना, यानी HCF इनटू AB हम कह सकते हैं इसको, है ना। और आप देखिए कि LCM के अंदर HCF 100% होता है, हमेशा ही होता है, और 2 और भी चीजें होती हैं, 2 नंबर्स और भी होंगे, कौन से, 2 को प्राइम नंबर्स होंगे, यहाँ A और B को प्राइम नंबर्स है। अभी इसका यूज मैं बहुत तेजी से करूंगा, देखना आप कैसे करता हूँ। क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर इसने बोला कि सॉरी, इसका जो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो नंबर 1 और नंबर 2 का जो प्रोडक्ट देखते हैं अगर हम, तो नंबर 1 एंड नंबर 2 इक्वल टू AH इंटू BH इक्वल टू ABH स्क्वायर, एंड LCM एंड HCF का प्रोडक्ट निकाले हम अगर, तो क्या आएगा देखते हैं। LCM है हमारा ये, सॉरी ये HAB इंटू HCF क्या है H इक्वल टू ABH स्क्वायर, H स्क्वायर से लगेगा H स्क्वायर AB। देखो दोनों सेम है, ABH स्क्वायर ABH स्क्वायर दोनों सेम है। इट मींस कि यहाँ पर जो नंबर 1 नंबर 2 का प्रोडक्ट है वो LCM और HCF के इक्वल है। इस तरह से ये फॉर्मूला बना है, ये वाला फॉर्मूला इस तरह से बना है। अब इसका हम यूज करके सॉल्व कर लेंगे। सीधी सी बात है, HCF से डिवाइड हो जाएगा, 120 डिवाइड करेगा और हमारा वैल्यू 60 आ जाएगा। मैं फिर भी सॉल्व कर दे रहा हूँ, जो बच्चे वीक हैं उनको, उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग HCF हमारा क्या है 2 इंटू LCM इक्वल टू नंबर 1 एंड नंबर 2 का जो प्रोडक्ट आपको दे रखा है वो क्या है 120। तो यहाँ पर 120 कर दीजिए, 2 से डिवाइड करिए इसको, LCM इक्वल टू 60। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझाने के लिए मुझे टाइम देना पड़ रहा है, नहीं तो इन सब क्वेश्चन में तो कुछ रखा ही नहीं है। 2 से डिवाइड करो 120 को, सीधा 60 आंसर है। बट अगर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ तो आपको समझ में कम आएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आगे के क्वेश्चन में हमें कम टाइम लगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 इज इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज 13। HCF जो है वो 13 आपको दे रखा है, ठीक है। LCM ऑफ वटेवर, LCM देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको 45 इंटू A। मैंने अभी बताया था आपको कि LCM के अंदर एक HCF होता है, यानी इस LCM के अंदर 13 होना चाहिए। क्या 45 के टेबल में 13 आता है या 13 के टेबल में 45 आता है? नहीं आता। आप देख पा रहे हो इसका अंदर 13 नहीं है, इसका मतलब A की वैल्यू ही 13 हो जाएगी। हमारा आंसर 13 है, ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना फास्ट हुआ। अगर मैंने ये चीज नहीं की होती तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता। LCM निकाल के भी आप कर सकते हो, वो अपनी बात। LCM निकालो, 45 से LCM को डिवाइड कर दो, 13 आपका आंसर आ जाएगा। बट इतना लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं है, आपने वहां पर टाइम बचाना है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज A, B। HCF दे रखा है आपको 12, फिर से उसका प्रोडक्ट दिया है 1800। देखो जैसे यहाँ पर HCF दिया था और इन दोनों प्रोडक्ट दिया था आपको 120, तो आपने क्या किया 2 से 120 को डिवाइड कर दिया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो 1800 दे रखा है और HCF आपको 12 दिया है। 1800 को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, 150 इसका आंसर है, 150 ऑप्शन नंबर सी। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसके लिए आंसर कैसे किया। एक्चुअली मुझे कुछ नंबर के प्रोडक्ट याद है, जैसे 12 एंड 15 का जो प्रोडक्ट होता है वो 180 होता है, ये मुझे याद है, इसलिए मैंने इसके लिए आंसर कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। क्वेश्चन नंबर 27 है कि HCF जो है वो HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। HCF क्या है 9 है, और दो नंबर हैं आपके N1 N2। मैं दोनों प्रोडक्ट की तरीके से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इक्वल टू 306 इंटू 657। फिर से फॉर्म लगाना है आपको, HCF की डिवाइड कर दीजिए, LCM मिल जाएगा, है ना। तो HCF इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2 डिवाइड बाय HCF डिवाइड बाय HCF, ये हो जाएगा आपका 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। ये अब आप यहाँ पर ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट मैं यही कहूंगा क्योंकि देखो यहाँ पर ना मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, ये ऊपर देखो 6 + 3 9 है। डिजिट सम की बात कर रहा हूँ। अच्छा डिजिट सम बहुत बच्चों को नहीं भी आता होगा, चलो ये हम किसी और टॉपिक पर डिजिट सम के बारे में बात कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको फिलहाल मैं डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। शुरू करते हैं। 9 + 3 = 27, 3 36, 9 4 36। अब आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे और वैल्यू फाइंड करनी है। तो 657 इंटू 34, 6 7 4 = 28, 8 2 कैरी, 5 2 20 + 2 22, 2 कैरी, 6 4 = 24 + 2 26 इंटू 7 3 = 21, 1 2 कैरी, 7 3 5 3 = 15 + 2 17। आगे डिवाइड मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं दिखाता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 6 + 7 13 यानी 3। 338 आपका यहाँ पर 3 डिजिट स्टार्टिंग में होने चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं। 338 ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका है, ऑप्शन नंबर ए। 338 इसके स्टार्टिंग में है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाता हूँ मैं आपको लिखकर। 22338 नंबर बी है 23328, नंबर सी है 22833 एंड नंबर डी है 33 22 एंड 8। आप देखो लास्ट के जो 3 डिजिट है 338 है, वो एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है। ये हमारा आंसर है, ये हमारा कोई भी आंसर नहीं हो सकता। देखो इससे क्या हुआ, मैं चाहता तो आगे मल्टीप्लाई कर सकता था और यहाँ पे ऐड भी कर सकता था, बट क्या मेरे 15 सेकंड भी बर्बाद होते हैं ना। और वो अगर 15 सेकंड में बर्बाद हो रहे हैं तो मैं क्यों करूं बर्बाद। मैं यहीं पे आंसर निकालना चाहता हूं। मैं 15 सेकंड में क्वेश्चन टिक कर सकता हूं, मैं 15 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ सकता हूं। मैं 15 सेकंड में एक आंसर ही कर दूंगा, मैं एक या दो हो जाते तो अगर छोटे क्वेश्चन होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 28, हमें टाइम बचाना है, बस इतना तो लॉजिक है कि हमको टाइम बचाना है किसी भी तरह से। LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स और 1001 एंड 7। ओके, जो LCM है 1001 है एंड HCF क्या है आपका 7। 1001 का मैंने फैक्टर आपको करवा रखा है, याद होगा आप लोगों को क्या होता है 7 × 11 × 13। ये तीनों नंबर प्राइम नंबर्स हैं और कंसेक्यूटिव हैं। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 आता है, उसका अगला नंबर होता है 13 विच इज प्राइम। तो ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, हाँ? और इनका प्रोडक्ट जो होता है 1001 होता है। इसी खातिर मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई है, देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। अब ये कह रहा है आगे, हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, ऐसे कितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं जिनका LCM 1001 हो और HCF 7 हो। ओके, तो देखते हैं। हमें पता है कि LCM × HCF क्या होता है, नंबर 1 × नंबर 2, है ना। LCM आपको दे रखा है 7 × 11 × 13।
एचसीएफ आपको दे रखा है 7 इक्वल टू नंबर 1 एंड नंबर 2 हमने जैसे पहले मैंने माना था कि AH और BH होता है, तो मैं वहां पर ही वैल्यू पुट कर सकता हूं, है ना। तो A इंटू H क्या था यहाँ पर, H HCF था ना, तो मैं वहां पर HCF पुट कर सकता हूं। तो ये हो गया आपका 7 इंटू BH यानी कि B7, यही है 7 से 7 कैंसिल, ये वाला 7 से ये वाला 7 कैंसिल, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए 143 इक्वल टू AB। मैंने इसलिए प्रोडक्ट कैसे कर दिया, चलिए मैं आपको एक दिखाता हूं कि 11 का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। बहुत इजी है, दिखाता हूं मैं आपको। 11 को आपको 13 से मल्टीप्लाई करना है, ये थोड़ा सा रफ पोर्शन है, मैं यहाँ पे वो कर दे रहा हूँ, एक ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। 13 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले पहला नंबर डिजिट देखिए 3, फिर 3 और 1 दोनों को ऐड करिए 4, अब लास्ट वाले डिजिट को लिख लीजिए 1, ये हमारा आंसर है। फिर से 3 को लिखिए, पहले सबसे फर्स्ट डिजिट लिखिए, उसका नेक्स्ट नंबर से उसको ऐड करिए 4 और फिर लास्ट नंबर लिख दीजिए। अगर 2 के अलावा और भी ज्यादा डिजिट होते तो क्या करते, चलिए एक और देख लेते हैं। इसके अलावा अगर ये 1 3 2 5 होता और उसके 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो मैं कैसे करता, तो ये देखिए सबसे पहले 5 को लिखिए, फिर 5 और 2 को सम करिए, कितना हो जाएगा 7। मैंने 5 और 2 साथ में ले लिया, अब 5 को छोड़ना है और 2 के बाद वाला नंबर लेना है, यानी कि 3 + 2 को लेना है, कितना हो जाएगा 5। अब मैंने 3 और 2 को साथ में ले लिया, 2 को छोड़ना है, 3 के बाद वाला नंबर लेना है, तो 3 + 1 4। अब मैंने 3 और 1 को ले लिया, 3 को छोड़ना है, 1 को लेना है, 1 के बाद कोई नंबर नहीं है, होता तो मुझे मैं ऐड कर देता। अब 3 के बाद केवल 1 है, तो मैं यहाँ लास्ट में 1 लिख दूंगा, यही मेरा आंसर है। इस तरह से अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो वापस जाइए, रिवर्स कीजिए, फिर दोबारा सुनिए, आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या कहा है। ओके, तो अब यहाँ पे A इंटू B के जो वैल्यू है वो 143 है, मतलब A और B क्या थे, कोप्राइम नंबर थे, है ना। तो A और B ऐसे कोप्राइम नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 143 है। ऐसे कितने कोप्राइम नंबर है जिनका प्रोडक्ट 143 हो सकता है, तो 143 के हम फैक्टर्स कर देंगे, पता लग जाएगा हमको। पहला तो है 1 एंड 143, दूसरा है 11 एंड 13, अभी देखा हमने 11 एंड 13 143 होता है। इसके अलावा कोई और फैक्टर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि 11 एंड 13 खुद एक प्राइम नंबर है, इनके फैक्टर को हम कर नहीं सकते। तो हमारे पास दो ऐसे पेयर बन रहे हैं जिनका प्रोडक्ट जो होता है वो 143 होता है, और ये प्रोडक्ट है 143, ये A और B की वैल्यू थी प्रोडक्ट का। A और B क्या था, कोप्राइम नंबर, और ये कोप्राइम नंबर किससे मिला, नंबर 1 है नंबर 2 से। तो यानी इसकी वैल्यू हो गई A और इसकी वैल्यू हो गई B, इसकी वैल्यू हो गई A और इसकी वैल्यू हो गई B, यानी कि ऐसे दो नंबर दूसरे भी बन सकते हैं, दो नंबर तीसरे बन सकते हैं, यानी पेयर टोटल कितने हो गए, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, ऐसे दो ही पेयर बन सकते हैं, दो पेयर बन सकते हैं, है ना। उसकी वैल्यूज को लिख लेते हैं, ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। शुरू हाथ से हुआ है तो बड़ी खिचड़ी हो गई है। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये है ना, ये एक्स्ट्रा से थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा, सॉरी इसके लिए कि मैंने पूरा खिचड़ी भगा दिया है यहाँ पे, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 क्वेश्चन नंबर, इफ P इज प्राइम, P प्राइम नंबर है, देन HCF ऑफ LCM ऑफ P एंड P प्लस Q, हमें LCM फाइंड करना है HCF P एंड P प्लस 1 का, सॉरी Q नहीं बना है। देखो P उसके बाद अगला नंबर, यानी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो LCM होता है वो हमेशा उनका प्रोडक्ट होता है, और इनका जो HCF होता है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का हमेशा 1 होता है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला HCF P है, हमें तो 1 चाहिए, नहीं है, B नहीं है, C 1 है, यही हो सकता है हमारा। LCM भी चेक कर लीजिए, क्या पता LCM कुछ और दे रखा हो और हमारा जो आंसर हो नन ऑफ दीज हो, इसीलिए LCM भी चेक करके करिए। यहाँ LCM दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है, यानी P और P प्लस 1 का प्रोडक्ट है। तो मैंने बताया ना कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो LCM होता है, और उनका जो HCF होता है वो होता है 1। तो दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है वैल्यू इनकी, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। देखो कॉन्सेप्ट होने से किसी को कुछ भी नहीं पड़ा, सीधा हमें वैल्यू मिल गई। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द HCF ऑफ LCM इज ऑफ 12, 15 एंड 21। इनका आपको HCF और LCM फाइंड करना है। देखो फाइंड करने मत बैठ जाना, मैं आपके पास तो एक इस तरीके से दिखाता हूँ आपको। मैंने बता रखा है कि HCF फाइंड करने के लिए दोनों नंबर्स जो ज्यादा पास में है उनका डिफरेंस निकालिए, वो डिफरेंस या फिर उसका फैक्टर, उस डिफरेंस का फैक्टर उसका आंसर यानी HCF हो सकता है। यहाँ जो सबसे करीब नंबर है 15, 21 में डिफरेंस 6 है, 12 और 15 का डिफरेंस 3 है, यानी इसका हम नंबर ले सकते हैं डिफरेंस, तो ये 3 हो गया। सबसे छोटा डिफरेंस लेना है आपको, हाँ। तो 3 या तो 3 या फिर 3 के फैक्टर्स इसके ऐसे हो सकते हैं। 3 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, 15 को चेक नहीं करना है। अगर आपने 12 को डिवाइड करके चेक कर लिया हो रहा है तो 15 को चेक नहीं करना है। अब 21 में देखिए 3 से डिवाइड होता है तो इसका HCF क्या हो गया 3। HCF 3 है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर A 140 हो सकता है, या फिर B 420 हो सकता है। B और D नहीं होगा, क्योंकि D में देखो आप 3 दे रखा है, बट वो LCM की वैल्यू 3 है। आप क्वेश्चन में देखोगे तो पहले LCM बोला, लास्ट में LCM बोला, सेकंड नंबर में LCM बोला, तो 3 तो LCM नहीं हो सकता, HCF हमारा 3 है। अब LCM की क्या खासियत होती है कि LCM इन नंबर्स से डिवाइड हो जाते हैं। अब देखो क्या 12 के टेबल में 42 आता है या 14 आता है, कौन सा आता होगा? 12 के टेबल, पहले तो 14 का देख लीजिए, ये 0 हटा दो आप, 0 से कोई लेना नहीं अभी। वैसे चाहो तो आप कर सकते हो, 140 से 12 15 भी दे सकते हैं हम। 12 से आपको टाइम लगेगा डिवाइड करने में, वैसे 120 + 24 144 होता है डिवाइड। 12 से 144 डिवाइड होता है तो 140 डिवाइड नहीं होगा। आप 15 से भी चेक कर सकते हैं, 150 डिवाइड होता है, उसमें 10 कम कर रहे हैं, 15 कम करने पर डिवाइड होगा ना, 135 डिवाइड होगा। यहाँ तो 140 है, वो डिवाइड हो ही नहीं सकता, ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर है। अब चेक करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर B। क्योंकि आपका टाइम कम होता है इसलिए चेक मत कीजिए, मैं भी चेक नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो खुद भी डिवाइड करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल नंबर, इनमें से कौन सा इररेशनल नंबर है। ये बताने से पहले थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि बच्चे अभी 10th के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ये कि रैशनल कौन सा है, इररेशनल नंबर कौन सा है, इस टॉपिक पर कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए इररेशनल और इररेशनल नंबर कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, और P upon Q के फॉर्म में देखो इन नंबर को लिख सकते हैं विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं सॉरी टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग, ये नंबर भी जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, तीनों का एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि क्या किया है मैंने। सबसे पहले P upon Q का एग्जांपल, जैसे 2/3, 5/7, 6/9, 7, क्या 7 है प्राइम, ये रैशनल नंबर यस है, क्योंकि इसके ऊपर में हम 1 लिख सकते हैं। क्या 0 है प्राइम नंबर, यस सॉरी रैशनल नंबर यस है, बिकॉज इसके ऊपर में 1 हम लिख सकते हैं। क्या √16 प्राइम नंबर है, अरे बार प्राइम नंबर निकल जा रहा है मुझसे, रैशनल नंबर है, यस ये है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हम 4 लिखते हैं और 4 के अपन 1 लगा सकते हैं, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। अब एग्जांपल लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर का। तो नॉन टर्मिनेटिंग यहां से मैं कॉमन आगे लिखा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर के एग्जांपल हो सकते हैं। देखिए जैसे नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा, जैसे 0.32, 32, 32, 32 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर है वह, क्योंकि इसको हम P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इसका भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे लिख सकते हैं, ये भी बड़ा अच्छा तरीका है। इसके अलावा इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या 0.32 बार, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर एक बार लगा दीजिए, इस लाइन को क्या कहते हैं हम, बार, BAR बार। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं टर्मिनेटिंग का। टर्मिनेटिंग में जो टर्मिनेट हो जाता है यानी खत्म हो जाता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद वो खत्म हो जाता है, किसी 1 या 2 या 3 मतलब एक लिमिट होती है, खत्म हो जाता है वो। जैसे 0.2367 ये खत्म हो गया यहाँ पे, 0.457 या फिर कुछ भी लिख लो यार, 5 लिख लो, वरना कहेंगे ऊपर भी 7 नीचे 7, क्या ऐसा तो नहीं कि दो नंबर 7 से खत्म होता है वही होता है, ऐसा नहीं है, कोई भी आप खत्म हो सकता है। तो ये आपका ये एक रैशनल नंबर हो सकता है ना, बिकॉज ऑफ ये टर्मिनेटिंग है। अब एग्जांपल लेते हैं इररेशनल नंबर का। व्हाट इज इररेशनल नंबर, which cannot be written in the form of P upon Q, जो P upon Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। एंड इसका अगर देखें तो डेसिमल फॉर्म क्या होता है, डेसिमल फॉर्म होता है इसका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या ध्यान दीजिए इस वर्ड पे, तो बार बार ये स्पेलिंग गलत कर दे रहा हूं मैं, नॉन रिपीटिंग एंड बस यही होता है, इसका और कोई नहीं होता। हाँ, P upon Q के फॉर्म में नहीं लिख सकता, किसे नहीं लिख सकते, देखिए √3 को, √5 को, √7 को, √11 को, √10 को, इस तरह से सो ऑन चला जाएगा। इसके अलावा कांस्टेंट नंबर्स भी क्या नाम इररेशनल होते हैं, जैसे कि पाई की वैल्यू आप देखो कोई लिमिट नहीं है, आप कहोगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, देखो मैंने तो 22/7 लिखा है रैशनल नंबर में, क्यों, 22/7 जो वैल्यू होती है पाई की वो रियल नंबर नहीं होती, पॉइंट के 4 डिजिट तक ही मैच करती है। आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट के 4 डिजिट जो वैल्यू आएगी वो पाई की जो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक की वैल्यू है उससे केवल मैच करती है, रियल वैल्यू ये नहीं है। इसलिए पॉइंट, दूसरी बात ये पाई की जो वैल्यू है कभी खत्म नहीं होती, अभी तक तो इसकी रियल वैल्यू कोई फाइंड ही पूरा नहीं कर पाया। मिलियंस मिसल 1 लाख तक या 1 लाख टू मोर देन 1 लाख डिजिट तक फाइंड कर पाए हैं। अब इसीलिए क्योंकि खत्म कभी नहीं होती, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होता, नॉन रिपीटिंग कभी रिपीट भी नहीं होता, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इररेशनल नंबर कहेंगे। नेक्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी रूट वाले नंबर है ना, इनके भी जो डेसिमल फॉर्म होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ना तो वो अपने आप को खत्म करते हैं कभी और ना ही कभी वो खुद को रिपीट कर रहे होते हैं, है ना। नेक्स्ट इसका एग्जांपल हम लेते हैं 0.23, 233, 233, 243 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये देखो आप यहाँ 223 था, यहाँ 233 है, या यहाँ एक और 3 आएगा 2333 है, तो यहाँ पे 3 की जो नंबर ऑफ 3 है वो बढ़ता जा रहा है ना। इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, क्योंकि रिपीट भी नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, कभी खत्म भी नहीं हो रहा, इसीलिए ये एक इररेशनल नंबर है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल नंबर। अभी मैंने देखा क्वेश्चन देखा 22/7 ही दे रखा है, 22/7 हमने देखा रैशनल नंबर है, ये नहीं हो सकता। बी, पॉइंट के बाद डिजिट खत्म हो जा रहे हैं, यहाँ टर्मिनेट है इसलिए रैशनल नंबर है, ये भी नहीं हो सकता इररेशनल। सी, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1418 नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर है, ये भी इररेशनल नहीं है। ऑप्शन डी बच गया, सोचना क्या, टिक कर दो, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार कि है या नहीं। 3.14, 144, 1444, 1 4 टाइम्स 4, तो यहाँ पर 4 जो है रिपीट नहीं कर रहा, खुद को इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए ये जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, नेक्स्ट चलते हैं। द नंबर ऑफ इररेशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18, 15 और 18 के बीच में इररेशनल नंबर कितने हो सकते हैं। वैसे किसी ने आपको बस तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, मैं बता देता हूं फिर भी। दो नंबर्स के बीच में, चाहे वो कोई भी नंबर हो, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, विच इज
इरेशनल, मतलब इनफाइनाइट इरेशनल नंबर दो नंबर के बीच में हो सकते हैं। इट मीन कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, मतलब जो आंसर आएगा वो होगा हमारा इनफाइनाइट। ये सही कह रहा है ये, तो ये ट्रू होगा, TRUE2। क्वेश्चन नंबर 33, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज। देखो ना, हमेशा ही रैशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है, सम होता है और डिफरेंस होता है, वो इरेशनल होता है। अगेन, एक रैशनल एंड इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है, चाहे वो कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन हो, जैसे कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस एंड प्लस, ये सभी के सभी इरेशनल होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो इरेशनल होगा। आंसर इज ऑलवेज इरेशनल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, 3.27 इज क्या है बताओ? क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? 3.27 बार, 27 के ऊपर बार लगा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब रैशनल नंबर है। ऑप्शन चेक करते हैं, और रैशनल नंबर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, और रैशनल नंबर, देखो यहाँ पे एक बात देखा आपने, ये इसको हमने स्टडी करने से कितने सारे क्वेश्चन फटाफट कर दिए। अब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता तो आपको यहाँ पर इन क्वेश्चन को करने में सोचना पड़ता है, वो एक आध मिस्टेक भी हो जाता है ना। तो ये नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है, केवल कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करना है, और ना ही केवल बेसिक पे फोकस करना है। बेसिक का क्या मतलब हुआ कि हम कोई चीज को मान के करते हैं, और कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि उस मानी हुई चीज को हम वैल्यूज में पुट करते हैं और फिर सोचते हैं यार इसका क्या हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये प्रोसेस है। ओके, रैशनल नंबर P upon Q हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q। देखो कोई भी रैशनल नंबर जो होता है दो तरह से होता है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटिंग नंबर होगा, एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर के का और टर्मिनेटिंग का हम पता कैसे करें कि P upon Q फॉर्म जो होता है वो कैसा होता है? इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। तरीका ये है कि P upon Q में अगर Q जो है, Q की वैल्यू 2 की पावर n एंड 5 की पावर n के फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। इस मतलब अपॉन में जो डिनोमिनेटर है, अपॉन में 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज बता रहा हूं मैं आपको। जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए उसके फैक्टर्स के तौर पे, तो यहाँ पर वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर Q में 2 और 5 के अलावा कोई नंबर है, या 2 और 5 में कोई भी नंबर है, 2 और 5 को छोड़कर कोई भी नंबर है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। चेक कर लेते हैं अब ऑप्शन। और रैशनल नंबर P upon Q हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q। देखो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब डिनोमिनेटर इसका क्या हो जाएगा? 2 और 5 के फॉर्म में होगा। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए है 3, नहीं हो सकता, मैंने बताया कि 2 और 3 2 और 5 होता है। बी 2 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मतलब बी और सी दोनों ऑप्शन होंगे। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं लास्ट वाला, डी, बोथ बी एंड सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों हमारा 2 और 5 दोनों होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। इफ 13 upon 125 इज रैशनल नंबर देन डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, वो देखिए, अगर इसे हम डेसिमल एक्सपेंशन देना चाहते हैं, मतलब अगर ये टर्मिनेटिंग है, सपोज करिए कि टर्मिनेटिंग है ना, ये जो वैल्यू है टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म हो जाती है एक पॉइंट के बाद, तो कितने डिजिट के बाद खत्म होगी? पॉइंट के कितने डिजिट के बाद वो खत्म होगी? ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इस पावर्स पे। इन दोनों पावर्स में, ये m है सॉरी, इन दोनों पावर्स में 2 की पावर n एंड 5 की पावर n, इस m और n में जो वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाएगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं, इस क्वेश्चन के हिसाब से समझा रहा हूं आपको मैं। 13 upon 125 है, देखो 125 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 5 की पावर 3, है ना, 5 by 25, 25 का 125, 5 की पावर 3, यानी मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है, तो ये जो डिवाइड करेगा तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएगा। यहाँ जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इसके बाद 3 डिजिट आएंगे, जो कि खत्म हो जाएगा, 3 डिजिट बाद खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसको कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है यार, और ऑप्शन कैसे सेट किया है इसने, मैं यहाँ पे करवाता हूँ आपको, थोड़ा जगह नीचे पता नहीं दिखेगा कि नहीं, मैं नहीं जानता, चलो मैं दिखा लीजिए, जी लिख देता हूँ। ओके, ऑप्शन 0104 बी, 1.04 सी, 0.014 सॉरी 04 एंड डी 0.140। इस जीरो की कोई जरूरत नहीं है, हटा सकते है ना, क्योंकि इस पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं उसमें कितने भी जीरो लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस जीरो को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब डिवाइड करोगे तो उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, कोई भी 1 to 9 नंबर होना चाहिए। अब चेक करते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नहीं हो सकता, यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, नहीं हो सकता, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नहीं हो सकता, यहाँ पॉइंट के बाद कितना नहीं है हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पावर 3 तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने चाहिए, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और अगर बाई द वे किसी को समझ में नहीं आता है प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। 37 था, अब 38 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस विल टर्मिनेट। देखो 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, मैक्सिमम पावर कौन से 2 की पावर 4, तो 4 डिजिट के बाद खत्म हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, 4 प्लेसेस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, अगेन फिर से वही कह रहा है ये कि कितने फॉर्म के बाद, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 51 upon 1500, 2 जीरो है, इसका मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। कैसे? देखो 1 जीरो का मतलब है 1 2, 2 जीरो का मतलब है 2 बार 2, तो 2 की पावर 2, 1 जीरो का मतलब है 1 बार 5, यानी 2 जीरो का मतलब 2 5 2 बार, तो 5 बार 2। अब बचा 15, 15 को डिवाइड कर दो, देखो 3 से, आप 3 से कैसे करो, 79 आएगा, यहाँ कर दो तो 5 आएगा, एक बार 5 मिल गया हमको लास्ट में, ये 5 मिल गया और, है ना। तो ये 5 की पावर 1 एंड 2 कितना हो जाएगा टोटल मिला के, मैं यहाँ पे 1 तक लिख रहा हूँ अभी, कितना हो गया टोटल 3, 5 के बाद 3 मैक्सिमम पावर कितनी है 3। अब और यहाँ पे मैक्सिमम पावर नहीं पूछा इसने पूछा है, ओके सम पूछा है,
ये वैल्यू है m की, वैल्यू है n की, m प्लस n पूछ रहा है, यानी 2 प्लस 3 पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 40। the rational number which can be expressed as a terminating decimal number will be, टर्मिनेटिंग किसको हम कर सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि भैया 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए अपॉन 200, कोशिश करिए, तो मैं लिख रहा हूं, आप कोशिश करिए करने की, 129 अपॉन 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5, ऑप्शन नंबर सी 13 अपॉन 3125, ऑप्शन नंबर डी 8 अपॉन 17। क्या आपने आंसर निकाल लिया अभी तक? अगर नहीं निकाल पाए हैं तो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट ही नहीं और भी बहुत सी प्रॉब्लम है, और धीरे धीरे हम इसे दूर करेंगे। मैं दिखाता हूं आपको मेरा आंसर क्या है, ये मेरा आंसर ऐसे ही कैसे कर दिया मैंने, चलिए ये भी दिखा देते हैं आपको। 5 की पावर 1 5, 5 पावर 2 25, 5 पावर 3 125, 5 पावर 4 625, 5 पावर 5 3125, यानी जो 3125 है ये 5 के फॉर्मेट में है और इसीलिए 5 की पावर में आएगा, 5 पावर में आएगा तो ये इसको टर्मिनेट कर देगा, आंसर हमारा नंबर सी। आप ये पूछ सकते हो सर आपको ये नंबर याद है, अरे भाई मुझे याद है, आपको भी तो हो सकता है, आज मैंने बताया है, आप याद करिए, दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन आया आप तुरंत से आंसर करिएगा, दूसरे बच्चों से आप हमेशा आगे रहोगे। चलो मैंने 5 की पावर 5 से एक नंबर और लेते हैं, है ना, 5 की पावर 6, इसका आंसर कितना है, मल्टीप्लाई करना है, नहीं कुछ नहीं करना है, मैं दिखाता हूँ आपको 15 625, 15 625, देखो मैं दिखाता हूँ इसका तरीका दिखा दूंगा आपको। 125 125, नेक्स्ट नंबर फिर से 125 आएगा, 625 625, उसके नेक्स्ट का नेक्स्ट नंबर 625 आएगा, और ये जो स्टार्टिंग के बेस है ये थोड़ा सा याद करना पड़ता है, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ओके, 2 की पावर से शुरू करते हैं, 2 की पावर 2 1 तो पता ही है 2 ही होता है, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64, 2 पावर 7 128, 2 पावर 8 256, 2 पावर 9 512, 2 पावर 10 1024, 2 पावर 11 2048, 2 पावर 12 4096 एंड तो आंसर आ जाएगा। इतना याद कर लेंगे काफी बहुत है। खैर आपको पहले में टफ लग रहा होगा सर यार ये तो याद करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखो कुछ चीजें याद करनी पड़ती है बेटा। आप लोगों ने टेबल याद किया बचपन में, पूछा कभी कि टेबल क्यों याद कर रहे हैं, बाद में पता लगा ना मल्टीप्लाई करते तो भैया यहाँ पे याद करना पड़ा। आपने बचपन में गिनती याद की तो आपने पूछा कभी सर से, सर आप गिनती क्यों याद करवा रहे हो, हमें क्या जरूरत है इसकी, लेकिन बाद में आपको पता लगा ना गिनती कैसे यूज कैसे है। आप किसी को बुलाना चाहते हो तो आप उसका नाम याद करना पड़ता है ना आपको, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ती है, आपके सामने मजबूरी कोई और रास्ता है ही नहीं आपके पास कि आप याद करने के अलावा कुछ और कर दो। कुछ चीजें हैं, मैं नहीं कह रहा और मैं कभी सपोर्ट नहीं करता याद करने वाले रटने वाली चीजों को, कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें याद करना पड़ता है, उनमें से एक ये भी है। अगर आप याद करते हो तो आप फास्ट कर पाओगे, अगर याद नहीं करते तो वही है कि आप अब इसका फैक्टर करो, फैक्टर करके सॉल्व कर लो। जैसे यहाँ पर आप देखो एक सामान्य बच्चा इसको डिवाइड करता 124, खैर ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, 7 की पावर 5 है, ये कभी कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर एक सामान्य बच्चा डिवाइड करता 7 से पहले डिवाइड करता, फिर चेक करता यहाँ पर भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारा वैल्यू 2 और 5 के फॉर्म में, फिर यहाँ पर चेक करता कि इसके फैक्टर निकालता 3 1 2 5 ऐसे इसको डिवाइड करके चेक करता। बहुत टाइम लगता है यार उसमें, आप सोचिए कोई इसके क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा, आप खुद ट्राई करो ना इसको पहले, आप कितना टाइम लग रहा है, और अगर किसी बच्चे को ये नंबर पहले से याद है ऐसा होता है तो सॉल्व कर देगा आंसर, है ना। कुछ चीजें याद करनी है, सब चीजें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, 41। Which of the following rational number have non-terminating, non-repeating decimal expansion? तो ऑप्शन चेक करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और रिपीटिंग होना चाहिए, यानी कि एक रैशनल नंबर तो है, मैंने क्लियर कर दिया, रैशनल नंबर तो है बट वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और मैंने बताया है आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर चेक करते हैं, देखो पहले ही आंसर आ गया 41 में, देखो तो 31 अपॉन 3125 है, ये तो आपका सीधी सी बात है टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसे? क्योंकि 3125 किसका फॉर्म होता है 5 की पावर 5 का, और किसी के डिनोमिनेटर में 5 की पावर समथिंग आ जाए या 2 की पावर समथिंग आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता है, तो पहला टर्मिनेटिंग हो गया। बी 512, देखो कितनी जल्दी आंसर मिल रहा है मेरे लिखने की वजह से, 512 2 की पावर 9 होता है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर की फॉर्म में है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा। नेक्स्ट सी 200, 200 का मतलब होता है 2 into 100, 100 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2, और 2 स्टार्टिंग बचा हुआ है तो 2 की पावर 3 into 5 की पावर 2 हो जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अपॉन में 200 है ना, इसका मतलब है 2 into 100, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2। मैंने भी ये 100 को कैसे लिखा ये मैंने पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में बता रखा है, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 into 5 की पावर 3 2, तो ये भी 2 और 5 के फॉर्म में है, ये तो एक टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। नन ऑफ दिस इसका आंसर है, 41 का आंसर है नन ऑफ दिस। ऑप्शन में कहीं लिखा ही नहीं, कहाँ लिखूं मैं, ये लिख देता हूँ 41 है none of these, none of these, NOT, none of these. 42 question number. The rational number 124 and 164 can be expressed as a dash decimal number. अब आप खुद ये करिएगा, मैं ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। 124 और 164 का आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, आपको ये देखना है कि कहाँ तक खत्म हुआ, टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है या रन ऑफ दीज है, ये सब ऑप्शन में दे रखे हैं, आपको चेक करना है कैसे होना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 43, अगर ये नहीं होता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा प्लीज, मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे होना है। क्वेश्चन नंबर 43, द रैशनल फॉर्म ऑफ 0.254 बार इज इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, then P plus Q is equal to 69। ये फॉल्स है या ट्रू है? देखो यहाँ पर आ गया आप एक नया कॉन्सेप्ट, उसको भी करते हैं। पहले जरा ये रेड कर दो 43 को करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिखाना चाहता हूँ। वो देखिए आपने 9 से जो पढ़ा था कितना टाइम लगता था आपको सॉल्व करने में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, और अब आपको कितना टाइम लग रहा है। अब बड़ा मजा आएगा इसमें, आप सोचो अरे सर ऐसा भी होता है क्या? ओके देखते हैं। 0.23 बार, इसकी वैल्यू P upon Q के फॉर्म में लिखिए, कैसे लिखेंगे बताइए? कितने डिजिट है? दो डिजिट के बार लगा हुआ है, नीचे की तरफ 2 9 आएंगे, ऊपर 23 आंसर। ये क्या हो गया? ये कैसे हो रहा है? ये देखो कैसे हो रहा है, 2 और 3 के ऊपर बार लगा है, मतलब जो नीचे डिजिट आएंगे वो 2 बार 9 आएगा। अभी मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, आप कहो तो मैं पूरा सॉल्व कर, चलो एक बार कर ही देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। x इक्वल टू हमने मान लिया 223 बार है, यानी कि 0.23 है ना, एंड सो ऑन, ये x हो गया। कितने डिजिट में बार लगा हुआ है 2 पे, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा 23.23 एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसको हमने सेकंड मान लिया है, दोनों को हम इरेज माइनस कर देंगे, सेकंड से फर्स्ट को मैं माइनस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट है ये आपका x, और यहाँ पर आएगा आपका 0 के पॉइंट नीचे पॉइंट 23, ये सब तो कैंसिल होकर जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 23, और देखो यहाँ पे 1x है, कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो 100 में से 1 माइनस करो 99, x इक्वल टू 23/99। तो आपको याद कर लेना है कि अगर पॉइंट के बाद वही आएगा सेम नंबर, तो आपको याद करना है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट पर बार होता है उतने 9 आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि जितने डिजिट बार नहीं हुआ उसको क्या करेंगे, जैसे वाले 3 बार है तो क्या करें। तो मैंने आपको बताया जो रूल है वही रहेगा कि जितने डिजिट के ऊपर बार है उसमें 9 आएंगे। यहाँ पर एक डिजिट के बार है तो एक ही 9 आएगा, ठीक है, और जितने पर नहीं है, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा उतने 0 आ जाएंगे। ये तो खैर सिंपल सा रूल है। एक और रूल है इसमें कि इस 23 पे जिस पर बार नहीं लगा उसे माइनस करना है। अगेन कह रहा हूं मैं, इस 23 में से जिस पर बार नहीं लगा उसे माइनस करना है। 23 में से 2 माइनस कर दीजिए, 23 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 21, ये आपका आंसर है। चलो एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 3 1 ये ले लिया मैंने, 2 के ऊपर बार लिखा है, तो जितने नंबर के जितने डिजिट के ऊपर बार होंगे उतने 9 आएंगे, यानी 999, और जितने पे बार नहीं लगा उसके 0 आएंगे, यानी 0। अब 231 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 229, ये हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको, 2 3 1 या 1 की जगह 5 ले लेते हैं, चलिए 5 के ऊपर बार है, यहाँ पे कितने डिजिट बार लगा हुआ है, एक डिजिट के ऊपर, कितने बार नहीं लगा 2 डिजिट, तो 2 0 लगा लीजिए। अब 235 में से 23 माइनस कर देना है, 235 में से 23 माइनस करना है 212, तो 212 लिख देंगे आप, ठीक है। बाकी इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में, वो अपनी जगह है। नेक्स्ट, अब आप क्वेश्चन चेक करते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर में है, दे रखा है आपको 0.2545 एंड 4 के ऊपर बार है, तो अब ऐसा आंसर लिखना है। कितने डिजिट बार है 2 डिजिट के ऊपर, कितने बार नहीं है एक, तो 0 लग गया। अब 254 में से 2 माइनस कर दीजिए, 252, ये इसका आंसर है। ऑप्शन ओके इक्वल्स टू, यहाँ पर उससे दे रखा है P और Q, देखो ये जो है P होता है ना, और ये क्या होता है Q होता है। उसने बोला P और Q का सम जो है वो 59 है या नहीं, चेक करो, ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो 5 + 2 + 2 9 से डिवाइड जाएगा, क्यों? क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी रूल है कि जो डिजिट है उनका सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 + 2 + 2 ये सबको ऐड करोगे तो 9 आएगा, 9 से डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। 9 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 9 3 24, सॉरी 27, तो ज्यादा हो जाएगा। 9 2 18, ओके 9 2 18 7 72, 9 8 32, 9 से कैंसिल हो 9 9 1 1 0, है ना। और ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से कर देते हैं, कितना आएगा ये 14, और इसको 2 से करोगे तो 55। अब हमें ऐड करके चेक करते हैं कि 69 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 14 + 55 ऐड करेंगे, कितना आ रहा है 69, यानी कि सही बताया उससे 69 आएगा। ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर ए ट्रू। अब देखो ये सब कुछ करने में टाइम तो लगा, मैं ये मानता हूँ, बट आप सोच कर देखिए कि अब आपके पास अगर ये वैल्यू मिलती है आप डायरेक्टली इसका आंसर कर पाओगे, अगर आपके पास ये वैल्यू मिलती है आप डायरेक्टली इसका आंसर कर पाओगे, और ये कितना फास्ट होगा। बाकी बच्चे तो इसको सॉल्व करते रहेंगे और हम यहाँ पर इस मेथड से सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। Column first denotes the number and column second denotes the prime factors of the numbers given in column first. मैच द करेक्टली, आपको मैच करना है इसको करेक्टली। देखो कितना कैसा क्वेश्चन दिया है, और मैंने आपको फैक्टर्स करने का तरीका बताया था, उसको हम देखते हैं, और देखो कितना तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 44, ये रहा क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ से कर रहा हूँ मैं। 945 के फैक्टर्स करने हैं, 2057 0 के फैक्टर्स करने हैं, और 2057 51 के फैक्टर्स करने हैं। मत करिए, हम सिर्फ 945 के फैक्टर करेंगे। देखिए 3 से हो रहा है, 3 से 9, 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 से करो क्योंकि हो जाएगा 3 + 5 + 1 6 + 3 9 डिवाइड होता है, 3 1 3 0, 3 5 15, फिर 3 से करते हैं, 3 3 9 15, 3 5 15, फिर 5 से 7 7 1। तो इसके फैक्टर अगर हम देखें तो क्या बना, 945 का फैक्टर बना है आपका 3 की पावर 3 × 5 × 7। ऑप्शन देखिए कौन सा बन रहा है इसमें, 9 का, इसका ऑप्शन नंबर बन रहा है 3 थर्ड।
तो पी का थर्ड ऑप्शन से रिलेशन बनना चाहिए। अब ऑप्शन चेक करते हैं, एबीसीडी ऑप्शन नंबर। हमें चाहिए पी का 3 से रिलेशन। पी का 3 से रिलेशन किससे किससे बन रहा है? देखो ऑप्शन नंबर ए, पी क्यू आर, पहले में दे रखा है आपका 3 1 2, दूसरे में दे रखा है आपका 1 3 2, तीसरे में देखा है 2 1 3 एंड 1 2 3। हमने देखा पी की वैल्यू किससे बन रही है? केवल 3 से बन रही है। तो यही हमारा ऑप्शन है, यही इसका आंसर है, और बाकी करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ऐसा ऑप्शन क्यों सेट किया गया, या ये क्या सेट किया गया या तुक्का लग गया? देखो तुक्का करने में कोई चीज नहीं होती। जो बंदा बना रहा होता है एग्जाम, यहाँ पे जो एग्जामिनर्स होते हैं वो काफी अच्छे से इन सब चीजों को जानते हैं, इसीलिए इन्होंने ऐसा सेट किया। उन्हें पता है कि देखो यहाँ पर जो 2570 है, 20570, उसके फैक्टर्स करोगे आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आर की फैक्टर्स जो आर है यहाँ पे 20 57 51, इसके फैक्टर्स करोगे बहुत टाइम लगेगा आपको। उन्हें पता है कि इसको टाइम लगेगा, इसीलिए उन्होंने इस तरह से ऑप्शन सेट किया कि बच्चा एक ही क्वेश्चन को करे और सीधा आंसर दे दे। ये तो इनका, उन्हें पता है कि बच्चा कैसे सोचना चाहिए। वो ये नहीं चाहते आपसे कि आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व करो, वो सिर्फ ये चाहते हैं आपसे कि आप क्वेश्चन को समझो कि कैसे करना है, आप वहां पर डिसीजन कैसे लेते हो। आप जब आपके सामने जब प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम खड़ी होती है, तो आप डिसीजन कैसे लेते हो वहां पर। एग्जाम्पल के लिए, जब बरसात होता है तो चिड़िया घोंसले में अपने जाके बैठ जाती है ना, लेकिन बाज बादलों से ऊपर उड़ता है। प्रॉब्लम तो सेम है ना, कॉमन सा चीज है, कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन एक चिड़िया जो है वो अपने घोंसले में जाकर सोती है या फिर आराम करती है, लेकिन बाज ऊपर जाके उठता है। दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन है। आप देखिए आप कौन सा बनना चाहते हैं, वो चिड़िया बनना है आपने या वो आपको बाज बनना है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ये आप खुद करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई कीजिए। जैसे मैंने बताया था आपको कि ऑप्शन चेक करना है, उसके हिसाब से करना है। हाँ, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे ये क्वेश्चन नंबर जो भी है वो नंबर लिख करके बता दीजिए, सर ये प्लीज मुझे रिपीट कर दीजिए या फिर ये मुझे समझा दीजिए। मैं आपको बता श्योर करता हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन जरूर बताऊंगा। थैंक यू। आज हम अजप्शन और रीजन के क्वेश्चन देखेंगे। अजप्शन रीजन के क्वेश्चन कैसे होते हैं, इनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऑप्शन किस प्रकार दिए होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने हो सकता है कि इन क्वेश्चन को ना किया हो। देखिए आपको दो चीज स्टेटमेंट दिए गए होंगे। पहला होगा अजप्शन विच इज स्टेटमेंट, एंड दूसरा होगा एक और स्टेटमेंट होगा जो कि जिसको रीजन कहा जाएगा। यहाँ पर आपको देखना होगा कि अजप्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि वो जो रीजन दिया है वो अजप्शन के अकॉर्डिंग सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं, मतलब रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन सही शो करता है या नहीं अजप्शन के लिए। एग्जांपल के लिए, जैसे आपको एक अजप्शन ASSEREION अजप्शन कुछ दिया गया है, कुछ भी दे सकता है। एग्जांपल के लिए 7 and 11 का जो HCF होगा वो 1 होगा, ये अजप्शन दिया है आपको। और रीजन हमसे बोला है उसने बिकॉज P, Q is prime, hence HCF जो होगा वो 1 होगा, ये रीजन दिया हुआ है। अब अजप्शन के अकॉर्डिंग 7 और 11 का जो HCF है वो 1 है, तो अजप्शन हमारा करेक्ट है। रीजन के अकॉर्डिंग रीजन क्या कह रहा है कि P, Q अगर प्राइम नंबर है तो उनका HCF 1 होगा, ये भी करेक्ट है। अब वो रीजन जो है ये अजप्शन के लिए सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं ये चेक करना होगा। तो हमें पता है कि P and Q का प्राइम नंबर जो HCF होता है, इनकी प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो 1 होता है। ऊपर हमें प्राइम नंबर दिया जिसका HCF 1 है, यानी कि ये सही एक्सप्लेन कर रहा है अजप्शन को। इट मीन्स कि इस अजप्शन का ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे। अब उसमें आपको 4 ऑप्शन देगा, A, B, C, D। ऑप्शन ए का मतलब होगा A इज ट्रू, मतलब अजप्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A। B का मतलब होगा A इज ट्रू, R इज ऑल्सो ट्रू, ऊपर भी था दोनों करेक्ट, दोनों ट्रू थे, बट नीचे ये एक और कंडीशन है कि R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A। नेक्स्ट C, A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स, ये C ऑप्शन के लिए होगा, और D, A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू, ये लास्ट ऑप्शन होगा आपके पास। अब इन 4 ऑप्शन में से किसी एक को आपको चूज करना होगा। तो इस तरह से अजप्शन एंड रीजन के कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे। शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 है HCF ऑफ अजप्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, HCF ऑफ 11 and 17 इज 1, ये सही है। 11 और 17 का जो HCF होता है वो 1 होता है। रीजन कह रहा है वो कि P and Q प्राइम नंबर है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्या लिखना आप भाई उसको देख सकते हैं स्क्रीन पे। P and Q प्राइम नंबर है, इसीलिए उनका HCF 1 है, तो सही है, क्योंकि जितने प्राइम नंबर्स होते हैं उनके HCF 1 होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। और ये जो A था ऑप्शन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि 11 and 17 इज अ प्राइम, आर अ प्राइम नंबर, देयरफॉर ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 47 क्वेश्चन नंबर, एलसीएम ऑफ 182 एंड प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स 26 into 91 देन एचसीएफ इज 13। वो कह रहा है कि अगर एलसीएम जो है वो 182 है, ठीक है, एंड उसका नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आपको दे रखा है 26 and 91। हमें पता है बेटा कि एचसीएफ इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है,
मीन्स अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो जो वैल्यू एचसीएफ की आई वो सही होगा। चलो चेक कर लेते हैं। 26 से डिवाइड करो 7 टाइम जाएगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ 6 7 जा 42। देखो इस 26 में 6 यूनिट डिजिट है, 6 के टेबल में 2 कब आता है, 7 टाइम्स में आता है, इसीलिए ये 26 से 7 टाइम में डिवाइड होना चाहिए। एलसीएम में तो 100% डिवाइड होगा ही होगा। अब 7 से 91 को डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा 13, यानी एचसीएफ जो हमारा 13 है, हमारे अकॉर्डिंग 13 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में भी 13 ही कह रहा है, यानी कि वो सही कह रहा है, तो ऑप्शन मतलब अजप्शन जो है वो सही है। अब बात करते हैं हम रीजन की। रीजन में कह रहा है कि एलसीएम इनटू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। एलसीएम इनटू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स आपने देखा कभी, एल इनटू नंबर 1 इनटू नंबर 2, ये तो फॉर्मूला कभी आपने देखा ही नहीं होगा, होता भी नहीं है। इसलिए रीजन जो है वो रॉन्ग है, ए करेक्ट है, आर रॉन्ग है। ए टू आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 48। We can say that 3/93 and 5/0 is true. 3/93 and 5/0 is true. Yes, इस तरह के नंबर हो सकते हैं, ऑफकोर्स हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये ट्रू है, अजप्शन ट्रू हो गया हमारा। नेक्स्ट कह रहा है ये आर कह रहा है और नॉन जीरो इंटीजर a is said to divide an integer b if there exists an integer c such that b equals to ac. वही कह रहा है कि b equals to ac होगा if a is non zero integer, non zero integer। ठीक है, चेक कर लेते हैं बी ए सी में इन वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। देखो 93 जो है उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू समथिंग एंड 0 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू समथिंग। हाँ, ये देखो 3 एंड 5 जो है नॉन जीरो नंबर है, यानी ये ए की वैल्यू को शो कर रहा है, और जो यहाँ पर ब्लैंक है ये सी की वैल्यू को फिर शो कर रहा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सी, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यूज यहाँ पे होंगी। तो यहाँ पर जो बी जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजप्शन के लिए, एंड रीजन जो है यहाँ पर ट्रू भी है, क्योंकि ये जो है नॉन जीरो नंबर किसी भी नंबर सप्लाई करके एक इंटीजर देता है ऑफकोर्स, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। n स्क्वायर माइनस एन इज डिविजिबल बाय 2, n स्क्वायर माइनस एन इज डिविजिबल बाय 2, ये अजप्शन है, स्टेटमेंट है इसका। चेक करते हैं ये है या नहीं। पहले मैं एक इवन नंबर ले रहा हूं, जैसे कि मैंने 2 ले लिया, n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, 2 बचेगा, ये 2 जो है 2 से डिवाइड होता है। अब एक बार n इक्वल टू 3 लेकर देखते हैं, अगर ये इवन नंबर आया तो यस, ये जो n स्क्वायर माइनस n है ये 2 से ऑलवेज डिविजिबल होगा। चेक करते हैं, n स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6, 6 2 से डिविजिबल है। अभी इवन नंबर रखा हमने तब भी डिविजिबल है, ऑड रखा तब भी डिविजिबल है, यानी कि ये जो कंडीशन है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है वो राइट है, तो अजप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रीजन की। रीजन क्या कह रहा है कि √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, √2 रैशनल नंबर नहीं है। ये सही है कि √2 जो है रैशनल नंबर नहीं होता है ना, बट क्या ए के लिए आर सही एक्सप्लेनेशन है? यहाँ तो n स्क्वायर माइनस n है अजप्शन में, और रीजन कह रहा है कि √2 एक रैशनल नंबर नहीं है। अरे √2 का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना है ही नहीं, इसका मतलब दोनों ट्रू होते हुए भी वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन यानी आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए के लिए। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी होगा, क्वेश्चन नंबर 15। अजप्शन √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 एक इरेशनल नंबर है। यस, ऑफ कोर्स है √2, यानी कि अजप्शन जो है वो करेक्ट है। रीजन की बात करते हैं, इफ p be a prime √p is irrational number। देखो रूट के अंदर कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब तो वो रैशनल होता है, अगर ये प्राइम नंबर है तो वो इरेशनल होता है। तो ये जो आर जो बोला है उससे प्राइम नंबर होगा रूट के अंदर, तो वो एक इरेशनल नंबर होगा, वो भी करेक्ट है। और ए में जो उसने बताया कि √2 एक इरेशनल नंबर है, वो पी आर जस्टिफाई कर रहा है। इट मीन्स कि जो ए है आर जो है वो ए के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इस पर फिट बैठता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। अजप्शन 2 इज अ रैशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर 51 है 2 इज अ रैशनल नंबर। यस, 2 तो रैशनल नंबर होता है, ये पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर इसमें आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। आर कह रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल, जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर के वो सभी इरेशनल होते हैं। 16 का तो भाई नहीं होता, क्योंकि 16 का हम निकालेंगे तो 4 आएगा, 25 का नहीं होता, 9 का नहीं होता, 4 का नहीं होता, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर तो है बट ये परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो एक रैशनल नंबर होता है, यानी आर जो है स्टेटमेंट वो गलत कह रहा है, ये जो रीजन बता रहा है वो गलत है। ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग, देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। डिनोमिनेटर ऑफ 34.1 whatever सम सो ऑन, ये टर्मिनेट हो रहा है, आप देख पा रहे हैं 0.1 2 3 4 5, ये टर्मिनेट हो गया। अब टर्मिनेटिंग नंबर्स हमें पता है कि उनका जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं उनके डिनोमिनेटर जो होते हैं वो 2 और 5 के फॉर्म में होते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में वो देखते हैं हम। क्वेश्चन कहता है ये व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 power m and 5 power n वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जो m और n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। चेक कर लेते हैं ऐसा है या नहीं है। यस, बिल्कुल है, ये सही कह रहा है अजप्शन के लिए, है ना, तो ऑप्शन अजप्शन इज राइट। बात करते हैं रीजन की। 0.125 जो भी है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, रीजन भी सही कह रहा है वो कि डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का रीजन, इसीलिए ऑप्शन नंबर
ए। क्वेश्चन नंबर 53। थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया क्योंकि मेरे बीच में कॉल आ गई थी, मैंने फोन को साइलेंट में किया हुआ और मैं नहीं जानता कि 2-3 बार वो कॉल बंदा क्यों कर चुका है, इसलिए थोड़ा सा सोचने लग गया था मैं। ओके, ध्यान भटक गया एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। असल इज 13 अपॉन समथिंग इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। यस ऑफ कोर्स टर्मिनेटिंग है। कैसे? 53 कैसे टर्मिनेटिंग है? 13 अपॉन 3125। पिछले क्वेश्चन में याद करिए, अगर आपने देखा है तो 3125 जो होता है वो 5 की पावर कितना होता है, याद है आप लोगों को? 5 की पावर 5। यस, 5 की पावर 5 सही है। 5 की पावर 5 सही है, हाँ यही सही है। ओके, तो अच्छा एक बात बताइए, 5 की पावर 5 सही है तो 5 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, याद है आप लोगों को? अगर याद नहीं है तो ये गलत है, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में अगर जो स्टडी किया है वो आप भूल रहे हैं। इसका मतलब स्टडी क्या किया आप लोगों ने? हाँ, आपको स्टडी जिसने नहीं, जिसे याद नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ। इस तरह से 5 की पावर 4 क्या है ये भी आपको याद होना चाहिए, 5 की पावर 3 क्या है, 2 क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में लिखवाया था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, रीजन कह रहा है ये q इक्वल्स टू 2 पावर n and 5 पावर m वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन p अपॉन q इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। वो कह रहा है q अगर 2 and 5 के फॉर्म में है तो जो नंबर होगा वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सही है बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जो डिनोमिनेटर होता है अगर 5 और 2 के फॉर्म में होता है तो वो एक टर्मिनेटिंग नंबर होता है। तो रीजन भी सही है, अजम्पशन एंड रीजन दोनों सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं जरा साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 29 क्वेश्चन नंबर 54, 29 अपॉन 9261 will have a non-terminating repeating decimal। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है? चेक कर लेते हैं। इस नंबर को चेक करने के लिए सामान्य बच्चा तो डिवाइड ही करेगा, बट अब देखो ऊपर 29 है यानी कि प्राइम नंबर है, और नीचे एक नंबर है जो कि आप देख सकते हो 9 + 2 + 6 + 1 18 हो जाता है, जो 3 से डिविजिबल है। इट मीन्स कि इस नंबर का एक फैक्टर 3 होगा। अब इस 3 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई में समथिंग कुछ भी हो सकता है, इस 3 को हटाने के लिए ऊपर भी एक 3 होना चाहिए। ऊपर तो 3 है नहीं, 29 है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 कभी नहीं हटेगा। और सिंस डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो वो नंबर उस पूरे कंप्लीट नंबर को, उस रेशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बना देता है। इट मीन्स ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। और क्वेश्चन के अंदर भी यही कह रहा है एडजन में, स्टेटमेंट में, एडजन में, कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। ऑफ कोर्स ये सही है। रीजन, let a equals to p upon q be a rational number such that p and q are co-prime and prime factorization of q is of the form of 2 of the power n and 5 power m where n and m are non-negative integers then a has a decimal expansion which is non-terminating repeating। देखो ना, अगर कोई भी डिनोमिनेटर रैशनल नंबर का 2 and 5 की पावर 2 and 5 की समथिंग पावर में होता है तो वो एक टर्मिनेटिंग नंबर हो जाता है। बट रीजन में कह रहा है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो वो गलत बता रहे हैं। इट मीन्स कि रीजन गलत है, तो ऐसे में ए ट्रू है, आर फॉल्स है। हमारे लिए ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर है। इस वीडियो में हमने रीजन और अजम्पशन के क्वेश्चन किए हैं, ये हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 54 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम केस बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कम से कम टाइम में और शॉर्ट तरीके से कर सकें। देखो शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती, हम एक नाम दे देते हैं कि वो शॉर्ट ट्रिक है, वैसे तो वो कॉन्सेप्ट ही होता है। और जो बंदा कॉन्सेप्ट पे वर्क करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता है ना, उसे बीट करना बहुत टफ पड़ता है, बहुत टफ। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो काफी अच्छी होती है। स्टार्टिंग में स्लो होता है, लगता है अरे तो बहुत टाइम ले रहा है, लेकिन फिर धीरे 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 स्पीड इंक्रीज होने लगती है और एक टाइम ऐसा आता है कि काफी ज्यादा स्पीड हो जाती है, काफी अच्छी खासी स्पीड हो जाती है। हम केस बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे ही स्पीड को इंक्रीज करने की, यानी कॉन्सेप्ट पे काम करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में एडजन और रीजनिंग क्वेश्चंस किए थे, आज हम केस बेस्ड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले। देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा कि एक थोड़ी सी आपको स्टोरी टाइप की दे देगा या एक कंडीशन दे देगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नीचे 3, 4 या 5 दिए होंगे। आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कई बार ऐसा भी होगा कि जो ऊपर स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बिल्कुल ना हो, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन हो, बिल्कुल अलग क्वेश्चन, तो उससे घबराना नहीं है, आपको उस क्वेश्चन को एकदम अलग तरीके से डील करना है। ठीक है, हम अभी इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 55 से शुरू करेंगे। 55 से ही अरंत में क्वेश्चन शुरू होता है। अब यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि डिविजिबिलिटी रूल समथिंग कुछ करके लिखा हुआ है और उसके नीचे की पूरी स्टोरी से दे रखी है। ये तो खैर पहला मतलब कंडीशन टाइप का दिया हुआ है, इसमें कुछ है नहीं। मतलब ये कह सकते हैं कि केस बेस्ड क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो कुछ समझाने वाली चीजें हैं वो दे रहा है, उससे कोई रिलेशन है नहीं। मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, आप एक बार पढ़कर देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है।
मैं 55 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे सीधा पहुंच रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि इसको पढ़ने में समय बर्बाद हो। तो 55 क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर एक्सप्रेसिबल इन द टर्म्स ऑफ प्राइम, मतलब जो a है वो p पावर 2 q पावर 4 के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है और b को p क्यूब एंड q स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस किया गया। तो वो ये कह रहा है कि इसका जो एलसीएम एंड एचसीएफ का रिलेशन है वो क्या होगा। ऑप्शन देखिए, आपको ये मैं ऑप्शन से ही करवाने की कोशिश करता हूं। एचसीएफ इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर इंटू एलसीएम। जरा अब ये वीडियो को भगाइएगा मत, जरा इस चीज को देखिए जो मैं समझाना चाहता हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ चीजें छुपी हुई हैं जो हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, पी स्क्वायर क्यू इंटू एचसीएफ एंड डी, मैं एलसीएम की जगह एल लिख दूं क्या, शॉर्ट में थोड़ा सा हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू इंटू एफ। अब देखिए एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम, देखो किसी भी एचसीएफ में एलसीएम नहीं होता। हमने पिछले वीडियो में देखा कि एलसीएम के अंदर एचसीएफ तो होता है, एचसीएफ में एलसीएम नहीं होता। यानी अगर एचसीएफ इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम कुछ प्रोडक्ट में आ रहा है तो गलत होगा, यहाँ पर भी गलत होगा, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एचसीएफ के अंदर एलसीएम नहीं, एलसीएम के अंदर एचसीएफ होता है। अब देखो ऑप्शन बच गए दो, मैं वही कह रहा था कि एलिमिनेट करने में हमको हेल्प मिलेगी, वो इसी के लिए कह रहा था। अब यहाँ देखते हैं एलसीएम हमारे पास दो मिल रहे हैं और ये कंडीशन मिल रही है, इनमें से कौन सा ट्रू हो सकता है। उसे करने के लिए आप चाहो तो एलसीएम निकाल लो और एचसीएफ निकाल लो और फिर इस कंडीशन को में रख करके देखो कौन सा होता है। तो हम निकाल देते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन फैक्टर है, मतलब एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, सॉरी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर लोएस्ट बोला है तो हाईएस्ट पावर लेंगे, इनमें हाईएस्ट पावर पी की कौन सी है, P3, और क्यू की हाईएस्ट पावर कौन सी है, Q4। अच्छा एचसीएफ देखते हैं जरा, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट हम पावर कौन सी लेते हैं, लोएस्ट। तो इसमें P की लोएस्ट पावर क्या है, P स्क्वायर, और Q की लोएस्ट पावर क्या है, Q स्क्वायर। अब जरा देखो मैं एलसीएम को तोड़ के दिखाता हूँ आपको, मैं इसको एचसीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। P स्क्वायर इंटू क्यू इंटू क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, इस तरह से मैं लिखता हूँ पावर को तोड़ करके, ये हो जाएगा P स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इंटू, ये P है सॉरी, P इंटू क्यू स्क्वायर। देखो ये जो पोर्शन है ये हमारा एचसीएफ था, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू पी क्यू स्क्वायर, एचसीएफ इंटू पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम। ऑप्शन चेक करिए, एचसीएफ इंटू पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत तरह तरह के बच्चे होते हैं बेटा, कुछ जल्दी समझ जाते हैं, कुछ देर में समझते हैं। मैंने पिछले दो वीडियो में थोड़ा सा घबराहट कह सकते हो आप, क्योंकि पहली बार मैं पढ़ा रहा था, तो मुझे लगा क्यों ना जल्दी जल्दी में बताया जाए। जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में जो कॉन्सेप्ट है मेरे से कई सारी चीजें छूट जा रही है, बट मैंने ये अब मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि मुझे जल्दीबाजी नहीं करनी है, मुझे क्वेश्चन को आपको समझाना है। आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो आप मुझसे नहीं पूछ पाओगे, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो अगर मैं जल्दी बाजी बताऊंगा तो हो सकता है कई सारे क्वेश्चन आपके मन में पैदा हो और उसके आंसर मैं दे ही ना पाऊं, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन रह जाए। तो ये वीडियो देखने का फायदा ही क्या रहा है यार, अगर कंफ्यूजन रहता है तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सारे कंफ्यूजन को मैं सारे डाउट्स को, सारे कंफ्यूजन को क्लियर करूं, और अगर बाई में रह भी जाता है कुछ तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म करें, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Vishal has a collection of marbles, realizes that if he makes a group of 2 or 3 marbles, there are always one marble left, then which of the following is correct if the number of marbles is 3? जरा क्वेश्चन को समझा देता हूं मैं आप लोगों को एक बार। विशाल के पास कुछ मार्बल्स हैं, वो उन मार्बल्स को अगर 2 से डिवाइड करता है तो भी रिमाइंडर 1 आता है, और वो 3 से डिवाइड करता है तो भी रिमाइंडर 1 ही आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 2 और 3 दोनों से साथ में डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर तो 1 ही आएगा। अच्छा 2 और 3 को साथ में डिवाइड करने का मतलब उसके एलसीएम से डिवाइड करना, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6। मतलब अगर वो जो उसके पास मार्बल्स है, नंबर ऑफ मार्बल्स, उसको वो 6 से डिवाइड करता है तो हमेशा रिमाइंडर 1 आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमेशा 6 से एक ज्यादा नंबर उसके पास नंबर ऑफ मार्बल्स है। जैसे 6 से अगर हम नेक्स्ट नंबर देखें तो 7 आता है, विच इज अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो 1 रिमाइंडर बचेगा। 6 टू जा 12, 12 में अगर आप 1 ऐड करो तो 13 आता है। अब आप 6 से डिवाइड करो 13 को तो 1 रिमाइंडर बचेगा। 6 3 जा 18 में 1 आप फिर से आप ऐड कर दो 19 को आप 6 से डिवाइड करो फिर से रिमाइंडर 1 बचेगा। मतलब जितने भी मार्बल्स हैं उसके पास वो 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। ठीक है, यानी अगर आप 6 के मल्टीपल देखो तो इवन नंबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स है वो ऑड है। ठीक है, तो ऑप्शन सब चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, P इज ऑड, P इज ऑड। इसका आंसर मैं पहली लाइन में भी दे सकता था कि उसके पास अगर वो 2 से डिवाइड करता है तो हमेशा एक रिमाइंडर बचता है। ऐसा पॉसिबल तभी हो सकता है जब वो नंबर ऑड हो, क्योंकि अगर इवन होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ऑड होगा तभी उसमें रिमाइंडर 1 बच सकता है। बट मैंने फिर भी उससे ज्यादा मैंने आपको एक्सप्लेन क्यों किया, 2 के फॉर्म में, 3 के फॉर्म में, फिर एलसीएम निकाल के बताया, ताकि आप ये क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकें। अगर ऐसा ही क्वेश्चन और आ जाए और वो बोल दे कि बताइए इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा इसका आंसर हो, 4 ऑप्शन दे दिया उसने, सपोज करो 13, 19,
25, 75 इस तरह से ऑप्शन दे दिया और आपको एक ऑप्शन चूज करना है। कैसे करोगे? ऑफ कोर्स एलसीएम से पहले डिवाइड करके चेक करोगे, है ना? इसलिए मैंने ये चीज आपको पूरा बताया डिटेल में, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गिवन दैट मैं लिख दूं पहले, क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is equal to 9। बेटा ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है आपको। हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2 होता है। आपको एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम आपसे पूछ रहा है और नंबर 1 आपको दिया है 606 और नंबर 2 है 657। 9 से इसको डिवाइड करके सॉल्व करना। मुझे जहां तक याद है कि इसको डिवाइड करने के बाद इसकी जो वैल्यू आ रही थी आपकी 36 आ रही थी शायद, जो भी है याद नहीं मुझे। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 338, ये तो मुझे कंफर्म याद है क्योंकि मैंने डिवाइड करके देखा था, यहाँ पर आपको याद होगा मैंने किया था यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, सॉरी। तो 338 वाला ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 इज, इतना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ हम थोड़ा कॉन्सेप्ट पे भी काम करेंगे। देखो वो कह रहा है कि 15, 24 और 36 से डिवाइड होने वाला 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा। आपके पास एक तो ये तरीका है कि इन तीनों नंबर्स का पहले आप एलसीएम फाइंड करें। उस एलसीएम को जो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है, जो होता है 3 times 9 and 3 times 9, 6 times 9, उसको आप डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसे माइनस करते ना, आंसर आ जाएगा आपको। कितने से माइनस करोगे? 6 times 9 में से माइनस करोगे। मैं दिखा देता हूं आपको एक बार फिर भी। 15, 24 एंड 36, इसका अगर आप एचसीएफ निकालते हो तो आ जाएगा 180। यस 180। 24 से डिवाइड होता है क्या? 180 के अंदर आता है आपका 4, यस होता है। तो 180 से अब आप क्या करोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इससे आप डिवाइड करोगे 180 से। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया उसका मतलब ये होगा, चलो मैं डिवाइड कर भी देता हूँ साथ साथ। 18 को मल्टीप्लाई करें तो 18 5 90 होता है, यानी 900, माइनस करोगे 99, ऊपर से फिर 9 कर दो, ये हो जाएगा फिर 5 टाइम्स 999, फिर ऊपर से 9 डबल वो कैरी कर दो, फिर 9 एंड सो ऑन चलता जाएगा। फिर लास्ट में देखो 99 ही बचना है ना? तो ये एक्स्ट्रा नंबर है, इसको माइनस कर दो, आंसर मिल जाएगा हमारा, ठीक है? कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ की मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। 15, 24 एंड 36, 15 से डिवाइड होता है, 36 से भी डिवाइड होता है, 24 जो है 8 है, 8 है। यहाँ पर देखो मैंने गलत एलसीएम निकाल दिया। 180 में 84 यानी 180 डिवाइड नहीं होता 8 से, इसको हमें 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 360 हो जाएगा। 360 से डिवाइड करना था, ओके 360 से डिवाइड करना था। खैर आप डिवाइड कर देख लेना, यहाँ पर एलसीएम इसका 360 है। डिवाइड करने पर जो ये रिमाइंडर आएगा इसका मतलब होगा कि वो एक्स्ट्रा नंबर है। एक्स्ट्रा नंबर है तो इसमें तो माइनस कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दीजिए, इसका जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो 360 से डिवाइड हो जाएगा। अब इतना करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। ये मेथड फर्स्ट मैंने बताया आपको, इसीलिए हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे। अब हम मेथड 2 को देखते हैं। मेथड 2 है कि भाई इनका जो भी नंबर होगा वो एलसीएम से डिवाइड हो रहा है, जो भी इसका आंसर है वो एलसीएम से डिवाइड हो रहा है। अगर 360 यानी एलसीएम से डिवाइड हो रहा है तो इन नंबर से भी डिवाइड होगा। अब 15 से डिवाइड होने का मतलब है कि वो नंबर 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। 15 से ही तो मतलब कि 5 से डिवाइड होगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। पहले ऑप्शन में 8 है, नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में 9 है, नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में 0 है, हो सकता है। और चौथे ऑप्शन में D4 है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। देखो बिना हमने सॉल्व किया, हमने कुछ भी नहीं किया ना, केवल डिविजिबिलिटी रूल चेक की। यही करना है आपको। ज्यादा डिटेल में जाना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट यार पेपर करते हैं, नेक्स्ट मंथ आपका पेपर है, इट मीन्स कि आपको तैयारी पे फोकस करना चाहिए। अभी बेसिक भी समझा रहा हूँ इसीलिए मैं, ताकि आप अगर बाई द वे ये भूल जाते हो तो बेसिक से आप कर सको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, if n is the sum of first third is this prime number, then n is always divisible by these numbers। पता नहीं कौन सा होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले समझ लेते हैं। वो ये कह रहा है कि 13,986 प्राइम नंबर अगर हम लें, अरे इतना लंबा प्राइम नंबर छोड़ दो, मैं 4 स्टार्टिंग के प्राइम नंबर ले रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि वो ऑड है, इवन है, किससे डिवाइड होगा, ये चेक कर लेते हैं। अब मैं स्टार्टिंग के अगर क्वेश्चन नंबर ये था आपका 5, स्टार्टिंग के 4 डिजिट लगा मैं लेता हूं प्राइम नंबर, तो 2 + 3 जो +5 + 7 होगा, यही होगा ना? देखो मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। अब देखो ये सभी के सभी ऑड नंबर्स हैं, एक ही तो इवन है। हम जानते हैं 2 ऑड नंबर्स अगर मिलते हैं तो एक इवन बनता है, और अगर मतलब ऑड नंबर्स को इवन टाइम्स ऐड करोगे तो इवन बन जाएगा। अगर ऑड नंबर्स को ऑड टाइम्स ऐड करोगे तो ऑड ही रहेगा। जैसे यहाँ पर 3 ऑड नंबर्स हैं, आप इन तीनों को ऐड करो, तीनों ऑड नंबर्स हैं तो तीनों को ऐड करो, ऑड ही आएगा। चेक करें, 7 5 12, 7 + 5 12 + 3 15 एक ऑड नंबर है। अब मैं इसको 2 टाइम ऐड करूं, मतलब ये 2 नंबर्स को, 2 ऑड नंबर्स को ऐड करूं तो 7 + 5 12 इवन नंबर आ गया। मतलब अगर हम ऑड नंबर्स को इवन टाइम्स ऐड करते हैं तो क्या आता है? इवन आता है। अगर हम ऑड नंबर्स को ऑड टाइम्स ऐड करते हैं तो ऑड आता है ना?
अब यहाँ पे वो क्वेश्चन कह रहा है कि इतने प्राइम नंबर हैं कि जैसे यहाँ तो मैंने 4 ही लिए ना, 1 2 3 4, बट उसमें वो कह रहा है कि 13 9 8 6 इतनी बार आपको ऑड नंबर लेना है, 1 2 3 4 बार इतनी बार आपको ऑड नंबर लेने, बहुत सारे नंबर लेने। अब इनमें देखो एक 2 तो होगा प्राइम नंबर, इवन नंबर, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, और 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो पूरे रियल नंबर में एक ही है, मतलब इवन प्राइम नंबर इज ऑलवेज ओनली वन विच इज 2। अब इसमें से अगर मैं एक नंबर माइनस कर दूं, मतलब कि जो एक इवन नंबर है उसे माइनस कर दे रहा हूं, तो बचेगा 13 9 8 5। ये इतने ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स ऑड टाइम्स ऐड करते हैं तो ऑड आता है, इसको मैं ऐड करूंगा ऑड टाइम्स तो ऑड आएगा। अब ऑड प्लस इवन ऑलवेज इवन ऑड होता है, सॉरी, ऑड प्लस इवन ऑलवेज ऑड होता है। इट मींस कि जो नंबर अब आएगा वो ऑड होगा, वो जो नंबर आएगा इनको प्राइम नंबर्स को ऐड करने के बाद कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1 3 9 8 6, इतने सारे प्राइम नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो एक ऑड नंबर मिलेगा। और क्या ऑड नंबर किसी भी इवन नंबर से डिवाइड हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए 6 है, नहीं होगा, 4 है, नहीं होगा, 8 है, नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी बच गया, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। उम्मीद है जो मैं आपको समझा रहा हूं आपके समझ में आ रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो प्लीज एक बार रिप्लाई जरूर करना, ताकि मैं इसको अब दोबारा समझा सकूं। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, टू enhance the reading skills of grade X students, the school nominates you and 2 of your friends to set up a class library। मतलब मुझे और मेरे 2 दोस्तों को एक लाइब्रेरी सेट करने के लिए काम दिया गया। There are 2 sections, section A and section B of grade X। grade X मतलब कुछ भी, कोई ग्रेड हो सकता है। इनमें A एंड B सेक्शन में बांटा गया, जिनमें 32 स्टूडेंट्स हैं A में और 36 स्टूडेंट्स हैं B में। अब क्वेश्चन देखते हैं, ये कंडीशन था। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो कह रहा है आप कितने बुक्स, मिनिमम बुक्स एक्वायर करेंगे सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट, ताकि वो 32 स्टूडेंट एंड 36 स्टूडेंट में बराबर बराबर बांट दी जाए। आप समझिए, 32 स्टूडेंट्स होंगे तो उनको किताब दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब उनको उससे 2 किताब दी जा रहे हैं, उससे 3 दिए जा रहे हैं, उससे 4 दिए जा रहे हो, जो भी है। अगर आपको 2, मान लीजिए 32 स्टूडेंट्स को 2 किताब दी जा रहे हैं, तो 32 इंटू 2 64। अगर 3 दिए जा रहे हैं तो 32 इंटू 3 96। इस तरह से इसके मल्टीपल्स होंगे, 36 के भी इस तरह से मल्टीपल्स आएंगे। इट मीन्स कि वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा कॉमन मल्टीपल है जो 36 एंड 32 दोनों से डिवाइड हो जाए। अब पता है कि सबसे छोटा कॉमन नंबर क्या बोलते हैं उसको हम, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि हम यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, एलसीएम। अच्छा देखिए, बहुत सारे बच्चे 10th क्लास में आने के बाद भी, तो बहुत मतलब आश्चर्य होता है कि 10th क्लास में आने के बाद भी बच्चे इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि हम एलसीएम निकालें यहाँ पर या एचसीएफ निकालें, ऐसे क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे मतलब केस टाइप का दे देता है। तो देखो एलसीएम कब निकालना है और एचसीएफ कब निकालना है, ये डिपेंड करता है उन क्वेश्चन के ऊपर। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया इस क्वेश्चन के बारे में, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसके अंदर एलसीएम निकालना है। हाँ, अब जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आप ये क्वेश्चन को समझ सकें, क्वेश्चन पढ़ करके, कि उस क्वेश्चन के अंदर आपको एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है ना। अब पहले वाले में तो एलसीएम फाइंड करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 32 और 36 का एलसीएम फाइंड कर दो। क्या आप एलसीएम फाइंड करने बैठोगे? मैं तो नहीं करूंगा। चेक करते हैं क्यों करूंगा, नहीं करूंगा। देखो मेरे पास ऑप्शन है बेटा, मैं क्यों करूँ एलसीएम फाइंड, क्योंकि एलसीएम फाइंड करूंगा तो टाइम लगेगा मुझे, और मैं ऑप्शन से करूंगा तो मैं तुरंत कर दूंगा। देखते हैं ऑप्शन क्या है, 144 128 288 एंड 272। देखो मेरे पास आंसर देख चुका है, आपको देखा कि नहीं देखी जाएगी, मैं अभी बताऊंगा नहीं फिलहाल। अब आप देखिए 32 एंड 36 ये दोनों नंबर से एलसीएम डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। 36 के अंदर 9 है, 9 6 36, यानी जो एलसीएम होगा वो 9 से डिवाइड होगा। ऑप्शन चेक करते हैं, और 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सभी डिजिट का सम 9 से डिवाइड होता है। 4 प्लस 1 9, ये डिवाइड हो सकता है, मैं डैश लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, ये डिवाइड नहीं होगा 9 से, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। 8 प्लस 8 16 प्लस 2 18, ये हो सकता है। 10 प्लस 2 प्लस 2 11, ये नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक नंबर चूज करना है। अभी तो हमने 36 की डिविजिबिलिटी चेक की, अब हम 32 की भी चेक कर सकते हैं। 32 के लिए देखो 32 में 8 है, बट 8 से आप चेक मत कीजिए, टाइम लगता है। 32 से कैसे मैं चेक कर दूं, इजी है यार, 32 बहुत बड़ा नंबर थोड़ा है। चेक करते हैं, 3 4 जा 3 4 ले लेते हैं, 3 4 जा 12 120 और 4 2 जा 8 128 में नेक्स्ट 32 ऐड करेंगे तो 144 से बहुत बड़ा नंबर आएगा। इसीलिए ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा, 144 डिवाइड नहीं होगा 32 से, तो 288 हमारा आंसर हो गया। अभी कह सकते हो सर आपने इतना टाइम दिया, देखो मैंने टाइम इतना नहीं लिया, मैंने पहली बार में इतना आंसर मैंने निकाल दिया था 288 का।
बट आपको समझाना है तो मुझे थोड़ा सा धीरे धीरे समझाना होगा, ताकि आप ये सब कॉन्सेप्ट पहली बार देख रहे हो तो ये देख करके कंफ्यूज ना हो जाए, है ना। अगर कुछ इसमें समझाने लायक और होता तो जरूर समझाता, बट मुझे तो दिख नहीं रहा होता। बस हो गया, इनफ है इतना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक चीज और मुझे एक चीज ध्यान आया था कि 32 एंड 36 का सर एलसीएम भी तो हम फाइंड कर सकते थे। आप ये फाइंड कर सकते थे, आपकी इच्छा है, आप देख लेना। अगर इसमें आप स्पीड बना पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे समझ से इससे ज्यादा स्पीड आप किसी भी तरीके से गेन नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ एंड समथिंग, पता नहीं क्या है ये, कुछ नहीं है, खाली बकवास कर रहा है। देन एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36, हमें इसका एचसीएफ निकालना है, इसने इतना ही करना है बस हमको, तो खाली पीछे ऐसे ही दे रहा है। इसका एचसीएफ निकालना है तो डिफरेंस निकाल दीजिए, कितना आ रहा है 4, क्या ये 4 से 32 डिवाइड होता है? ये 32 होता है, तो 36 होगा, चेक नहीं करना है, केवल एक को चेक करना है। 32 चेक कर लो या 36 चेक कर लो। मैं 32 चेक किया, ये हो रहा है तो 36 भी होगा, एचसीएफ हमारा 4 हो गया। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड, 36 को हम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखो, एक तो आपका तरीका ये है कि आप यहाँ पे 36 को सॉल्व करके यहाँ पे फैक्टर फॉर्म में लिख लो। मैं आपको एक और तरीका दिखा रहा हूँ, दो कोप्राइम के फॉर्म में मैं 36 को लिख रहा हूँ। आपको पता है ना 9 into 4 क्या होता है? 36 होता है। देखो 9 and 4 जो है कोप्राइम नंबर है, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसमें क्या है 3 3, इसमें है 2 2, यानी अगर इसके हम फैक्टर्स करें तो वही हमारा 36 का फैक्टर्स होंगे, तो 2 की पावर 2 into 3 की पावर 2, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, 7 11 13 15 इज 15 + 15, ये मैंने क्वेश्चन बेटा आपको करवाया हुआ है, ये मेरे ख्याल फर्स्ट वीडियो में था, तो ये सीधा सीधा कंपोजिट नंबर है। इसके क्वेश्चन लॉजिक तो फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, जो भी लॉजिक इसमें सेट बैठता है मैंने बता रखा है इसमें, तो कंपोजिट नंबर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5 is if P and Q are positive integers such that P equals to AB square and Q equals to A square B, then LCM, अभी देखो पेन को यूज नहीं करना है, क्वेश्चन को हम देख करके खुद ही करेंगे। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हमें हाईएस्ट पावर को लेना है। हाईएस्ट पावर देखते हैं, ए बी स्क्वायर में एंड ए स्क्वायर बी में ए की पावर हाईएस्ट ए स्क्वायर है, बी की पावर हाईएस्ट बी स्क्वायर है, यानी एलसीएम क्या हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट चलते हैं 57, जगह है तो 57 यहीं शुरू कर दे रहा हूँ मैं। ऑप्शन नंबर 57 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, in a classroom class 10 activity on real numbers, the students have to pick a number card from a box and frame questions on it is not a rational number। मतलब क्लास 10 के बच्चों को एक बॉक्स में पर्चियां यानी कि कुछ लिस्ट बना के, कुछ कार्ड बना के दे दिया गया, उस कार्ड के अंदर रैशनल नंबर नहीं डाला गया, यानी इरैशनल नंबर डाला गया होगा। आगे देखते हैं, द नंबर कार्ड पिक्ड अप बाय द फर्स्ट 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट ने उन कार्ड को पिक किया। Their questions on the numbers for the rest of the class are as shown below। जो बचे हुए स्टूडेंट थे 5 उन 5 को छोड़ करके, उनसे उन कार्ड से क्वेश्चन बनाए गए, और वो क्वेश्चन क्या थे जरा वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अक्षय पिक्ड अप रूट 12 एंड हिज क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अक्षय ने जो कार्ड पकड़ा उसमें रूट 12 लिखा हुआ था। क्या लिखा था? रूट 12। रूट 12 क्या है? देखो 12 पहली बात तो एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो 12 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका जो रूट निकालोगे तो वो एक इरैशनल नंबर आएगा, मतलब रूट 12 एक इरैशनल नंबर है। ऑप्शन चेक करते हैं, इरैशनल नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। शालू पिक्ड अप बोनस एंड ही हर क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरैशनल। उसका क्वेश्चन है कि भाई इनमें से कौन सा इरैशनल नहीं है। मैं ऑप्शन में, आप देखो स्क्रीन में, ऑप्शन में ही बताने की कोशिश करता हूँ। ऑप्शन ए में रूट 2 है, और आपको पता है एक रैशनल और एक इरैशनल अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड या मल्टीप्लाई होते हैं तो वो हमेशा नंबर इरैशनल होते हैं। अगेन फिर से बोल रहा हूं मैं, दो एक रैशनल और इरैशनल नंबर से, चाहे वो आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, इन चार में से हमेशा वो इरैशनल नंबर होगा। तो हमें बेसिकली देखना ये होता है कि वो नंबर में कोई भी इरैशनल नंबर है क्या। अगर वो कैंसिल नहीं हो रहा है इरैशनल नंबर, तो वो एक कंप्लीट इरैशनल नंबर ही होगा, वो कंप्लीट नंबर इरैशनल नंबर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है रूट 2 5 - 3 रूट 2, तो रूट 2 एक इरैशनल नंबर है नहीं है, हमें यहाँ पे रैशनल नंबर पूछ रहा है वो, नॉट इरैशनल नंबर, नॉट एन इरैशनल नंबर। बी रूट 5 - 2, रूट 5 एक इरैशनल नंबर है, छोड़ दीजिए। रूट 9 का रूट स्क्वायर रूट क्या होता है? 3, यानी एक रैशनल नंबर है, यही हमें पूछा था, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हमें रैशनल पूछा था, हमने रैशनल पे ही टिक किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चारू पिक्ड अप रूट 3 - रूट 2 एंड हर क्वेश्चन वाज, उसका क्वेश्चन था, उसने जो बॉक्स में से कार्ड निकाला उसमें रूट 3 - रूट 2 लिखा हुआ था। ये क्या है? इरैशनल नंबर है ऑफकोर्स, है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, भूमिका पिक्ड अप 1/√8, रूट 8 क्या है? 8 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, इरैशनल नंबर होगा। इरैशनल नंबर ऑप्शन चेक करिए कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी 5। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया यार इसने। मलिका पिक्ड अप रूट 5 एंड हर क्वेश्चन वाज, मलिका ने रूट 5 पिक किया था, कार्ड के अंदर लिखा हुआ था,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इनमें से इरेशनल कौन सा है? नॉट अ इरेशनल, सॉरी, नॉट एन इरेशनल नंबर। तो हम देख पा रहे हैं कि लास्ट में डी में √16 है। √16 का मतलब क्या होता है? 4, एंड 4 इज अ रैशनल नंबर। हमसे वही पूछा है उसमें कि इरेशनल नहीं होना चाहिए, यानी रैशनल पूछा है, तो रैशनल का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मैं यहाँ से तो साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। A seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of the different subjects. एक सेमिनार लगाया जा रहा है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के एजुकेटर्स आएंगे। नाउ नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इज 60, 84 and 108 respectively. Based on the above information, answer the following questions. Number 1. In each room, the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. Hence, maximum number of participants that can be accommodated in each room are. देखो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो है 60, 84 एंड 108 अलग अलग सब्जेक्ट के। उसने कहा कि हर एक सब्जेक्ट में से इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स सिटिंग का अरेंजमेंट करवानी है रूम के अंदर। तो देखो इन्हीं में से हमें छांटना होगा, इन्हीं में से हमें निकालना होगा। इट मीन्स कि हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना होगा, क्योंकि इक्वल नंबर का मतलब ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को उनमें सिटिंग अरेंजमेंट में अरेंज करना होगा। तो 60, 84 और 108 इसका एचसीएफ फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 58 ऑफ नंबर 1। देखो 60, 84 एंड 108 की हम बात करें, एचसीएफ फाइंड करना के तरीके मैंने आपको बताया था। जस्ट फाइंड द डिफरेंस फाइंड कीजिए। जो क्लोजर नंबर्स हैं उनके, ये ज्यादा क्लोज है तो इनका डिफरेंस मैं फाइंड कर रहा हूँ, विच इज 24 से चेक करिए कि ये नंबर डिवाइड होते हैं कि नहीं होते, तो उनके फैक्टर्स से ट्राई कीजिए। 24 से देखिए 60 डिवाइड नहीं होता, तो मैं अब इसके फैक्टर्स ट्राई करूंगा। 12, 6, 4 ये सभी फैक्टर्स होते हैं, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट मुझे बाकी से कोई मतलब नहीं है। मुझे चेक करना है कि अगर 12 से हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर 8 से चेक करेंगे, 6 से। ये इजी होता है, ये ज्यादा फास्ट भी है। ओके, तो 12 से चेक करते हैं, 60 होता है, 60 होता है तो 84 होगा ऑफकोर्स, और 108 भी होता है 9 टाइम्स से, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 12। आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड। सॉरी 12 मैं लिख दिया यहाँ पे, 20 में हमने। ओके, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट? कितने रूम की जरूरत होगी? ऑफ कोर्स 12 पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं एक रूम में, सबको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए और हमें मिल जाएगा रूम कितना है। तो 60 डिवाइड बाय 12, 84 डिवाइड बाय 12 अगेन, एंड 108 डिवाइड बाय 12। 5 टाइम्स 5 प्लस 6 टाइम्स, सॉरी 7 टाइम्स, 7 टाइम्स प्लस डिवाइड बाय 12, 9 9 प्लस 7 प्लस 5, 16 प्लस 5, 21। ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम देखो, एलसीएम ये बड़े नंबर्स हैं, इनका एलसीएम फाइंड मत कीजिए। इससे बेटर ये है कि आप ऑप्शंस ले करके उनको डिवाइड करके चेक कर लीजिए कि सभी नंबर से कौन सा नंबर डिवाइड होता है। ओके, तो यहाँ ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शंस आर गिवन देयर, 3780 बी, 3680 सी, 4780 एंड डी 4680। इन नंबर्स को आपको चेक करना है। देखिए पहली चीज तो ये कि 60 है, नंबर 60, इसमें 0 है, तो 0 तो सभी नंबर्स में है, इनको हटा दीजिए, है ना। हटाने से क्या होगा कि हमें एक एग्जैक्ट नंबर मिलेगा, पता चलेगा कि वो नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हमें 6 से चेक करना है, तो 3 और 2 दोनों चेक करिए। देखिए 7 प्लस 3 10 प्लस 8 18, ये 3 से डिवाइड होता है। 6 प्लस 3 9 प्लस 8 17 नहीं होता, हटा दीजिए। 7 प्लस 4 11 प्लस 8 19, 3 से डिवाइड नहीं होता, हटा दीजिए। 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18 होता है। अब ये दो नंबर हमें मिल गए, इन दोनों नंबर में कोई एक हमारा एलसीएम हो सकता है। देखो 84 है, यानी कि 7 का भी मल्टीपल होगा, 12 7 जब 84, तो यहाँ पे 7 भी इसके अंदर हो सकता है। चलिए चेक करते हैं। 7 5 जब 35 2 28, 7 4 28, ये हो रहा है, ये चेक करते हैं। 7 6 42, कितना बच गया 4 48, 7 से डिवाइड नहीं होता, मींस ये भी हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। हमारा आंसर ये है, यानी यहाँ जीरो लगा देना होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, ये प्रोडक्ट निकालने की बात कर रहे हैं, किसी किसका निकालना है आपको? एलसीएम क्या है? 3780 मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, एचसीएफ इज 12। यस, ओके, 12 से मल्टीप्लाई करके आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, आई डोंट नो, मल्टीप्लाई करके खुद देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। 108 जो है उनके प्रोडक्ट फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे दिखा जाता है? देखो भाई, इसको आप एक तो तरीका ये है कि भाई 108 को आप फैक्टर कर लीजिए, है ना। इससे भी इजी तरीका ये है, मैं दिखा रहा हूं आपको। 108 इक्वल्स टू, अभी हमने देखा था 108 क्या था? 12 into 9, हमें 9 टाइम्स डिवाइड करना है यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 into 9, है ना। देखो 12 का मतलब है 4 into 3, 8 to 9 का साइड है, यानी 4 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे स्क्वायर में। मेरे कहने का मतलब है 3 स्क्वायर और 3 की पावर 1,
ये दोनों ऐड हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 पावर 1 प्लस 2 3, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर पावर ऐड किया हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 का फर्स्ट है। देखिए इससे ऊपर जो भी उसमें लिखा हुआ है वो कुछ खास नहीं है, खाली बकवास है। मीन्स वही जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के जो रूल्स हैं वो बता रखे हैं क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है। तो हमें पता है कि टर्मिनेटिंग होने के लिए जो क्यू है वो 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब 2 और 5 की पावर के फॉर्म में। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होने के लिए 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर हमें डिनोमिनेटर में यानी क्यू की वैल्यू में मिल सकता है। मेरे कहने का मतलब है क्यू की वैल्यू अगर 2 और 5 के फॉर्म में हुई तब तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर हुआ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि क्यू जो है वो 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 8/15, सेकंड है 51/15 100, सी है 15/400 एंड डी है 129/2 to the power 2 into 5 power 2 into 7 power 2। इसने कहा है टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यानी कि अपॉन में 5 और 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 7 है, नहीं हो सकता। 15 में 3 होता है, नहीं हो सकता। 400 एंड 1500 है यहाँ पे, आई थिंक 1500 नहीं 150 है, सॉरी। ओके, आप देखो 150 के बाद को अगर आप देखें तो ये होता है 51, 3 से डिवाइड होता है, सॉरी 17 10, तो 3 डिवाइड कर देते हैं, 3 17 जा 51 और 3 5 जा 50। तो 50 को अगर तोड़े तो ये हो जाएगा 17/2 to the power 1 and 5 to the power 2। यहाँ देखिए 400 है, यहाँ तो दो नंबर्स मिल रहे हैं हमें टर्मिनेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दो नंबर्स कैसे दे रहे हैं ओके, मे भी प्रिंट मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पर देखिए तो आप 15/400 है, यानी कि 400 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 4 को लिखा है मैंने, और 2 जीरोस है, मैंने पिछली वीडियोस में समझा रखा है आप लोगों को। अगर 2 जीरोस होते हैं तो 2 की पावर 2 into 5 power 2 हो जाएगा। अगर 3 जीरोस होते हैं तो 2 की पावर 3 and 5 power 3 हो जाता है। 4 जीरोस होते हैं तो 2 की पावर 4 and 5 की पावर 4 होता है, इस तरह से। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर है नहीं डिनोमिनेटर में, इट मींस कि ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर हो सकता है एंड ये भी टर्मिनेटिंग नंबर होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो दो नंबर्स हमारे पास बन रहे हैं। मैं नहीं जानता कि ये ऐसा क्यों है, प्राइवेट बुक है, प्रिंट मिस्टेक थोड़ा बहुत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 23/2 to the power 3 into 5 power 3 इक्वल्स टू व्हाट। ये किसके इक्वल होगा? देखो यहाँ पर इन दोनों जब भी इसको डिवाइड करना हो ना, टर्मिनेटिंग नंबर्स को जब भी डिवाइड करना हो तो कभी डिवाइड मत कीजिए, बस आप देख लीजिए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने वाले हैं। देखो 2 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 की पावर भी 3 है, इट मींस कि ये 1000 बना देगा। 1000 बनाने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 जीरो डिजिट होने चाहिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, बार बार लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होता है, इसलिए डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ अभी। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 0.575, सेकंड 0.023, थर्ड 91 एंड फोर्थ 1.15। ऑफ कोर्स 1000 से 23 को डिवाइड करोगे तो 23 ही ऊपर आएगा, तो 0.023 ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इसे सॉल्व नहीं करो, डायरेक्टली आंसर कर दिया मैंने, ठीक है। अगर किसी को इशू हो तो इन्फॉर्म कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 686 by 2 to the power 2 into 5 power 7 into 7 power 3 इज अ डेसिमल। ये कौन सा है एक्सपेंशन? देखो 7 की पावर 3 का अगर आपको पता होगा, देखो 7 क्यूब का मतलब होता है 243, सॉरी 343, ओके 343 से देखो ये नंबर डिवाइड हो रहा है। आप एक्चुअली देखो तो 343 का डबल है, इट मींस कि ये 2 टाइम्स जा रहा है ना। नीचे क्या बच गया? 2 की पावर एंड 5 पावर समथिंग करके। तो हमें पता है कि क्यू यानी कि डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 की फॉर्म में होता है तो वो टर्मिनेटिंग नंबर कंप्लीट जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग नंबर हो जाता है, इट मींस कि टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ऑप्शन नंबर चेक करें तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ p 2 पावर 5 पावर m, सॉरी 251/2 to the power 3 and p square इज टर्मिनेटिंग। इनमें टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो देखो p की वैल्यू या तो 5 होगी तभी टर्मिनेट होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 सही रखा है, हमें पता है 2 and 5 के फॉर्म में होना चाहिए। 5 के अलावा कोई और नंबर हुआ तो वो टर्मिनेटिंग नहीं जाएगा, इट मींस कि p की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 59 क्वेश्चन नंबर is 61/2 power 5 into 5 power 3 is of course again terminating number, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ओके लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 60 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा ये डायग्राम देख लेते हैं। एक एग्जीबिशन में एक स्टूडेंट ने इस तरह का एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक ट्री चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नंबर है जिसे 5 एंड इसका जो इसका इन दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है, और फिर ये नंबर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आता है, और फिर ये 253 इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आता है। क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर एक्स की वैल्यू की जगह पर क्या आएगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, सीधी सी बात है, एक्स मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ मल्टीप्लाई क्यों करें, हमारे पास ऑप्शन है, हम ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 3 है। हम किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 0 या फिर 5 आ सकता है। आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट को 5 होना चाहिए। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। आप देखिए अपनी स्क्रीन पर ऑप्शन में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 5 है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में, एंड बी में भी यूनिट डिजिट 5 है। सी और डी तो फिर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वहां पर ऑप्शन में यूनिट डिजिट में 5 है ही नहीं, तो वो कैंसिल हो गया। अब बचा ए एंड बी, और कहते तो सर ए और बी में क्या चूज करें, तो वहां पर हम रेंज में आ सकते हैं। देखो रेंज कैसे होगा, यहाँ पर क्या है 27 और यहाँ पर है 5। 27 को 5 से मल्टीप्लाई करो 135 आई थिंक आएगा, हाँ 135 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, 85 है तो थोड़ा सा बड़ा नंबर होना चाहिए। अगर सपोज करो ये 3000 हो तो 5 3 जा 15,000 समथिंग पहुंचता, बट ये तो 3000 से काफी कम नंबर, छोटा नंबर है, तो उसकी जो वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर आएगी जो 15,000 से वो थोड़ी छोटी नंबर आएगी। अब ऑप्शन चेक करते हैं। 15 ए ऑप्शन है 15,000 का और बी है 13,000 समथिंग, ऑफ कोर्स 13,000 वाला हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है हमें। देखो मल्टीप्लाई एक स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक स्टूडेंट जो है इस तरीके के लॉजिक यूज कर रहा है, तो क्या होगा कि टाइम बचेगा उस बच्चे का जो बच्चा लॉजिक यूज कर रहा है, और जो बच्चा इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व कर रहा है उसको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। और उसे 90 मिनट्स में क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करने हो, कैसे कर लेगा सोच के देखो आप। मतलब आप इमेजिन करो कि उसे 2 मिनट या 2.5 मिनट के अंदर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो सभी क्वेश्चन को इक्वल टाइम दे देगा वो, तो जो टफ क्वेश्चन है उसे वो कैसे कर पाएगा। इसमें होता ये है एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस में एक्चुअली, जो कि आपने अब तक शायद नहीं किया है, अभी पहली बार है आपका ये। एमसीक्यूज क्वेश्चंस में ये होता है कि आप जो इजी क्वेश्चन है जिन्हें आप लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में, उसे कम से कम टाइम में सॉल्व करके टाइम को बचाइए, और वो बचे हुए टाइम को फिर ज्यादा जो टफ क्वेश्चन है जो या फिर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जिन्हें हम शॉर्ट तरीके से नहीं कर सकते, उन्हें वो टाइम दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है, हम वहां क्यों मल्टीप्लाई करके टाइम अपना वेस्ट करें, हम वहां पर टाइम अपना बचा सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको इन मेथड बताता हूं, मल्टीप्लाई तो कोई भी कर सकता है, 10th क्लास में किसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, सबको आता है। अब डिफरेंस आपका हो जाएगा कि भाई आप सोचते कैसे हो, उस सोचने का तरीके को हमको सिखाना है, यही हमारा काम है ना। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप देखो कोई पेन तक नहीं चलाया मैंने, बिना पेन चलाए सब ऑप्शन कर दिया हमने कि ऑप्शन से हम आंसर कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास जब तरीके हैं तो फिर क्यों मल्टीप्लाई करने बैठे, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन चेक करें, देखो जरा मैं दिखाता हूँ आपको ऑप्शन से कितना फास्ट होता है। A23, ये तो मैं लिखने में टाइम लगा रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे लिखना तो पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। C11 एंड D19, समझना जरा मैं तो कह रहा हूँ। यहाँ पर यूनिट डिजिट जो भी कोई नंबर हो सकता है, उसका यूनिट डिजिट क्या रखें कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 आएगा। ऑफ कोर्स 3 बन जाए 3, कोई और आता है किसी मल्टीप्लाई में आता है, कभी नहीं आता। आप मल्टीप्लाई देखो पूरा 3 का टेबल, कभी भी 3 मल्टीप्लाई करने पर नहीं आता, 3 बन जाए 3 पर ही आता है। अब ऑप्शन चेक करो, इसमें 1 नहीं है, इसमें नहीं हो सकता, इसमें 1 नहीं है, नहीं हो सकता, इसमें 1 नहीं है, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 11 हमारा आंसर है सी। देखो कितना फास्ट हुआ है, ये तो समझाने में लगा दिया ना मैंने इतना टाइम। अगर आप सेकंड काउंट करोगे वीडियो को बैकवर्ड करके, तो आप देखोगे कि मैंने सारा टाइम समझाने में लगाया। अगर आपको ये बात पता होता है, ये लॉजिक पता होती, तुरंत आप आंसर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक दूसरा बच्चा सोचो, वो मल्टीप्लाई करने में लगा हुआ है, मतलब इससे वो डिवाइड करेगा, उसके बाद आंसर निकालेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा उसको, सोच के देखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पर z है, यहाँ पर 1 है, 3 वाला नंबर होना चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं, तो 22 23 17 19, 23 वाला आंसर यूनिट हमारा 3 है ना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दिस इज अ कंपोजिट नंबर, ऑफ कोर्स क्योंकि ये 2 ट्राई है, दिस इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज ऑफ इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1391 इज 13915 इज। देखो फैक्टर करने मत बैठ जाना, हमें पता चल गया है यहाँ पे। देखो 5 है, एक नंबर तो 5 हो गया, दूसरा यहाँ पर 11 और यहाँ भी 11 आया था y की जगह पर, है ना, तो ये 11 का स्क्वायर हो गया इनटू z। हमने देखा था कि यहाँ पर z की वैल्यू क्या थी, 23, यस 23, ये होना चाहिए नंबर हमारे पास। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, है ना। 5 11 स्क्वायर एंड 23, ऑप्शन नंबर सी, यस ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूं कि भाई हमारे पास टाइम कम है और कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। ऐसे में आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। इससे बेटर है कि आप लॉजिक यूज कीजिए, कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि उस क्वेश्चन को, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम किस तरह से सोच करके एक नए तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, कम से कम टाइम में कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल वीडियो था। इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू करूंगा। मैंने ट्रिग्नोमेट्री क्यों चूज किया, इसके बाद बहुत सारे चैप्टर है वो भी चूज कर सकता था।
देखो ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास के बच्चों के लिए एक पहली बार वो देखते हैं, ऐसा केस वो पहली बार देखते हैं, इससे वो घबरा जाते हैं और कई बच्चों के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री है कभी कभार टफ लगता है। मैं इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को चूज कर रहा हूं क्योंकि बाकी सभी चैप्टर या सभी टॉपिक्स आप पहले भी देख चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री आप पहली बार देख रहे हैं 10th क्लास में, और मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रिग्नोमेट्री ही उठाया जाए, ताकि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम है एमसीक्यूज में, चैप्टर में तो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एनसीईआरटी के बहुत सारे इजी चैप्टर्स हैं, एमसीक्यूज में हो सकते हैं प्रॉब्लम, तो अगर एमसीक्यू से प्रॉब्लम है तो आपको वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके दे पाऊं, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकूं, इसीलिए ये चैप्टर मैंने उठाया। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, है ना। गुड डे, नमस्कार।